हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब मजामू? चलो चले, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। राइट, चलो अब इस रिकॉल को मैंने आपको हमेशा हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, 1.5 से 2 घंटे में एक चैप्टर को क्लोज करना है। वापस से बोल रहा हूं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए क्या करना है, ये नोट्स आपको इसी यूट्यूब वीडियो में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उसको फटाफट से गो थ्रू कर लो और जो भी आपके पास एग्जाम्स के क्वेश्चन है या मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो कर लो। राइट, ये मेरा वादा है कि आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो ये चीजें तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी ताकि साथ में ये टेक्स्ट का सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो सर वीडियो देख लिया बाद में देखेंगे, ये मत करना। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम अंडर दी हेड सैलरी, सेक्शन 15 से 17। कब कोई इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी? यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ भी हो पेमेंट, कुछ भी एम्प्लॉयर कुछ भी दे रहा है ना, कोई फैसिलिटी दे रहा है, चाहे मॉनेटरी पेमेंट दे रहा है, सब सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। राइट, अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज होता तो वो कंसल्टेंसी टाइप का अग्रीमेंट हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज तो वो कंसल्टेंसी हो जाता, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर आप सोच रहे हो कि सर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है किसी फर्म से तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर है ना, ऑनर है, पार्टनर ऑनर है, वो कोई एम्प्लॉय नहीं है। राइट, तो जो पार्टनर को सैलरी मिलती है वो उनके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। इसी तरीके से एमपी और एमएलए को अगर सैलरी रिसीव्ड होती है, राइट, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। राइट, चलो अब आते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ दी सैलरी। सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? मेजरली सैलरी को 8 कंपोनेंट्स में हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। बेसिक सैलरी, उन 8 कंपोनेंट्स को अगर आपने कवर कर लिया बस क्लोज, फिर आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। राइट, मतलब हमने अभी क्या देखा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, उस रिलेशनशिप के कारण एम्प्लॉयर जो भी पेमेंट कर रहा है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, अब जो भी पेमेंट कर रहा है चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, ठीक है ना, कैश हो इन काइंड हो, सारा का सारा सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब उसको हमने सेग्रीगेट किया है 8 कंपोनेंट्स में। राइट, तो 8 कंपोनेंट्स, उसका टोटल अगर मिला लिया जाए तो वो बन जाएगा ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से 16th की डिडक्शंस लेस कर देंगे तो उसके बाद आ जाएगी आपके पास नेट टैक्सेबल सैलरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है वो 8 कंपोनेंट्स। पहला, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। राइट, ये 8 कंपोनेंट्स है जो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। राइट, कि क्या है इन 8 कंपोनेंट्स का टोटल अगर आप कर लोगे तो वो हो जाएगा आपके लिए ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्शन लेस कर दोगे 16th का डिडक्शन। राइट, आपका प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस। राइट, ये लेस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी योर नेट टैक्सेबल सैलरी। राइट, अब हम सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, बेसिक सैलरी आपका ड्यू और रिसिप्ट्स विच एवर इज अर्लियर उसके बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, या तो ड्यू हो गई हो या एडवांस में रिसीव हो गई, है ना। ड्यू हो गई है तो टैक्सेबल हो जाएगी, या ड्यू नहीं हुई है एडवांस में रिसीव हो गई, यस टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अरियर सैलरी, अगर आपको अरियर सैलरी रिसीव्ड हुई है, मतलब कोई पहले का बकाया है वो अभी रिसीव्ड हुआ है, अगर वो पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है तो यस टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है बोनस। बोनस के अंदर क्या होता है, बोनस अगर आपको फिक्स्ड मिलना ही मिलना है, आप चाहे परफॉर्म करो या ना करो आपको बोनस मिलना ही मिलना है, तो उस केस में वो ड्यू और रिसिप्ट्स विच एवर इज अर्लियर उसके बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोनस मिलता है ऑन परफॉर्मेंस, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। राइट, तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा ऑन दी बेसिस ऑफ रिसिप्ट, जब आपको रिसीव होगा तब वो टैक्सेबल होगा। क्लियर, सेम फॉर दी कमीशन। कमीशन में भी क्या है कि अगर आपको फिक्स्ड कमीशन मिलना ही मिलना है, कोई इररिलेवेंट परफॉर्मेंस है उसका कोई लेना देना नहीं होता है, जो जनरली नहीं होता है। राइट, अगर मान लो कोई परफॉर्मेंस का लेना देना नहीं है, फिक्स्ड मिलना ही मिलना है, तो वो टैक्सेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट्स व्हिच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है तो यस आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट। राइट, अभी हमने क्या कर लिया है, पहला पॉइंट हमने कर लिया है बेसिक सैलरी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट्स व्हिच एवर इज अर्लियर। राइट, दूसरा बोनस और कमीशन टैक्सेबल अगर मान लो फिक्स्ड है तब तो ड्यू और रिसिप्ट्स व्हिच एवर इज अर्लियर, जैसा बेसिक सैलरी है वैसा ही।
लेकिन अगर इवेंट या परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। अब आते हैं अलाउंसेस। बेसिक सैलरी के अलावा जो मॉनेटरी पेमेंट आपको दिया जाता है दैट इज अलाउंसेस, ठीक है ना। चाहे आप उसका एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड करो या आपको एक्सपेंसेस जो होते हैं एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दिया जाता है, आप वेदर यू हैव इंकर्ड द एक्सपेंसेस और नॉट, दैट इज इररिलेवेंट, राइट। फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड वेदर एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड और नॉट, ठीक है। अलाउंसेस में क्या हो गया कि आपको सैलरी के अलावा जो मॉनेटरी कंपोनेंट दिया जा रहा है दैट इज अलाउंस, और अगर अलाउंसेस अगर नॉन मॉनेटरी पेमेंट दिया जाता है मतलब कोई बेनिफिट दिया जाता है तो वो परक्यूजिट्स में कवर हो जाएंगे, जो हम इसके बाद में देखने वाले हैं। तो अलाउंसेस में देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाउंसेस, ठीक है। अलाउंसेस को हमने कैटेगराइज किया है, देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाउंसेस। पहला एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा हाउस रेंट अलाउंस, तीसरा स्पेशल अलाउंसेस, राइट, और चौथा अदर अलाउंसेस। जो इन 3 अलाउंसेस में नहीं आता है वो सारा का सारा अदर अलाउंसेस में आ जाएगा, और अदर अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, नाम ही है एंटरटेनमेंट। मुझे बताओ जॉब करते वक्त एंटरटेनमेंट कौन सबसे ज्यादा करता है, मतलब किसके आराम होते हैं, मजे किसके होते हैं, सरकारी कर्मचारी के, राइट। तो यस, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिला है, यस, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। हमने देखा था ना सेक्शन 16 का डिडक्शन, उस डिडक्शन में हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट। तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी, राइट। एंटरटेनमेंट कौन करता है, सरकारी कर्मचारी, तो सिर्फ और सिर्फ उसी को यहां पर डिडक्शन मिलेगा। और कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, AK-47 देखिए, हम चलाते हैं AK-52, हम क्या चलाते हैं, AK-52, एक्चुअल 5000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज लोअर। इन तीनों कंपोनेंट्स, एक्चुअल आप जो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, दूसरा 5000 और तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज लोअर, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल, देखो हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल रहा हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल किसी को भी सकता है, मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो डिडक्शन किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी को। ये ध्यान रखना, सरकारी कर्मचारी क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट करता है। चलो अगला, हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों को मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर HRA की एग्जेम्पशन भी दोनों को मिलेगी। अब कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, ठीक है ना। HRA जो भी आपको मिलता है, जो भी आपका है, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, राइट। अगर आपने कोई भी प्रमाइसेस रेंट पे लेके अगर आप रह रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो यस आपको मिल सकती है। कितनी मिलेगी, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, एक्चुअल HRA, आपको एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्पेशल सैलरी। मैं बताऊंगा स्पेशल सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। 10% ऑफ स्पेशल सैलरी, स्पेशल सैलरी को ढंग से समझ लेना क्योंकि हर जगह पूरे चैप्टर में यही काम आने वाला है। तीसरा 40 और 50% ऑफ स्पेशल सैलरी, इन तीनों को कंप्यूट कर लो। पहला क्या बताया था मैंने, एक्चुअल HRA, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्पेशल सैलरी, तीसरा 40 और 50% ऑफ स्पेशल सैलरी, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, वो आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे सर स्पेशल सैलरी मतलब क्या है ना, स्पेशल सैलरी मतलब क्या। तो स्पेशल सैलरी में आप एक चीज ध्यान रखना, बेसिक प्लस DA इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, बस ये 3 चीजें ध्यान रखना, बेसिक प्लस DA इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन। स्पेशल सैलरी मतलब बेसिक ले लो, DA ले लो, इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं है गिवन, आपको अजम्पशन लिख के आना पड़ेगा कि आप उसे क्या ट्रीट कर रहे हो, वेदर यू आर ट्रीटिंग 100% एज ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट। आप अपनी इच्छा से 40-60 नहीं कर सकते, आप अपनी इच्छा से 70-80 नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कॉल आता है कि सर क्या करूँ मैं, कुछ दिया ही नहीं है, कुछ नहीं, आप नोट लिख के आओ कि वी आर ट्रीटिंग दैट इट इज 100% पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्पेशल सैलरी मतलब क्या हो गया, बेसिक प्लस DA इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं है, इग्नोर, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन कर लो तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल सैलरी। तो अब वापस मैं आपको बताता हूँ 40% और 50% स्पेशल सैलरी एक तो आपका आ जाएगा और एक 10% ऑफ स्पेशल सैलरी। तो HRA विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, पहला एक्चुअल HRA, दूसरा हैंड पेड माइनस 10% ऑफ स्पेशल सैलरी, तीसरा 40 और 50% ऑफ स्पेशल सैलरी विच एवर इज लोअर, ये आपकी एग्जेम्पशन हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर याद कैसे रखें,
है ना, याद कैसे रखें। एक छोटी सी बात वापस बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में ना इसको याद करने की जरूरत ना पड़े। देखो हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट थे राहुल, राइट। राहुल क्या कर रहे थे, एक अच्छे से अपनी फ्रेंड के साथ ड्राइव कर रहे थे। अब भाई पीछे गर्लफ्रेंड बैठी है तो जोश तो आवेगा ना भाई, और जोश में चला रहा था गाड़ी। अब जोश में गाड़ी चला रहा था तो हुआ क्या, इधर से बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर जो होता है ना, मस्त हट्टा कट्टा कोई मस्त पर्सनालिटी वाला, वो इधर से बाइक कट करते हुए निकला। अब राहुल को भी जोश है भाई, राहुल भले ही है पतला दुबला आदमी बट जोश है, पीछे गर्लफ्रेंड बैठी है। वो तो होशियारी में फोड़ दिया, यार रावण। अब उसने सुन लिया और बोले पलट के, क्या क्या बोला रहे तू मेरे को। अब राहुल ने उसको देख लिया, भैया अपना नहीं चलने वाला यहाँ कार्यक्रम, शांति से गेम को पलटो। तो राहुल उसको बोला, अरे नहीं 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 सर, आपको थोड़ी बोल रहा था, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा था। वो रावण मूवी आई थी ना, रावण मूवी, वो 4-5 बार देख ली मैं। ये क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था सर, मैं सर बोल रहा था ए रावण, मैं क्या बोला सर, 4-5 बार देख ली, है ना। वो क्या बोला, ए रावण, ए R1, राइट। फिर जैसे उसने पलट के देखा, क्या 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 सर, 4-5 बार, राइट। तो ये हो गया एक्चुअल। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्पेशल सैलरी और 40% और 50% ऑफ स्पेशल सैलरी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 50% इन केस ऑफ मेट्रो, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, राइट। अच्छा यहां पर क्या होता है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो आपको सैलरी लेना है ना, वो ड्यू बेसिस पे कंसीडर करना है। मान लो कभी कभी क्या होता है कि मान लो मेरे 12 महीने की सैलरी ड्यू हो गई और 3 महीने की एडवांस मिल गई, तो मैं क्या 15 महीने की सैलरी कंसीडर करूं, है ना। वो स्पेशल सैलरी निकालते हैं ना, तो बेसिक सैलरी वो कंसीडर करूं, नेवर। आपको 12 महीने की जो ड्यू बेसिस पे है वो ही कंसीडर करनी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला आता है कि यहां पर एचआरए की एग्जेम्पशन जो आप कैलकुलेट करोगे ना, चार फैक्टर आपको कंसीडर करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एचआरए का क्वेश्चन बहुत बनने के चांसेस होते हैं, राइट। और अगर सैलरी का क्वेश्चन आया तो मान के चलो एचआरए तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा ट्रिकी और अच्छा है ये। ट्रिकी कुछ भी नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो देखो एचआरए में क्या होता है कि अगर मान लो आपका सैलरी में चेंज होता है, लोकेशन में चेंज होता है, अगर आपका एचआरए में कंपोनेंट चेंज होता है या रेंट कंपोनेंट में चेंज होता है, 4 कंपोनेंट्स है आपका, सैलरी, रेंट, लोकेशन, राइट, और एचआरए। अगर इन 4 कंपोनेंट में चेंज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, अगर कभी भी इन 4 कंपोनेंट्स में चेंज होता है तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का एचआरए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एचआरए एग्जेम्पशन अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स अज्यूम 5 मंथ के लिए बेसिक मेरा था, लेट्स अज्यूम 2 लाख रुपीस, ठीक है। फिर 7 मंथ के लिए मेरा जो बेसिक हो गया वो हो गया 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो देखो आपको जो एचआरए कैलकुलेशन करनी है पूरे 12 महीने की एक साथ नहीं होगी, 5 महीने की ब्लॉक की एचआरए एग्जेम्पशन आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसी मेथड से, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीस 3, और 7 महीने की एचआरए एग्जेम्पशन आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। तो उसमें सबसे पहले पर मंथ आप क्या निकाल लो, एचआरए एग्जेम्पशन निकाल दो, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरीके से 7 मंथ में भी पर मंथ निकाल लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको टोटल एचआरए एग्जेम्पशन पता पड़ जाएगी, राइट। चलो फिर आता है स्पेशल अलाउंसेस, राइट। अलाउंसेस में मैंने क्या कहा था, देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट, एचआरए, स्पेशल। अब स्पेशल के अंदर क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ अलाउंसेस, ऑफिशियल पर्पस, पर्सनल पर्पस, राइट। ऑफिशियल पर्पस मतलब आपको अगर मान लो जैसे आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, राइट, आप कहीं बाहर ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस है ना, मतलब वो दिया जाता है टू इंकर फॉर दी ऑफिशियल पर्पस, और जो पर्सनल पर्पस होता है वो होता है कि पर्सनल पर्पस के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं फॉर द ऑफिशियल ड्यूटीज, जैसे मान लो आप ऑडिट के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो जो आपको ट्रैवलिंग का जो अलाउंस दिया जा रहा है दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। अब आप दूसरी सिटी में जा रहे हो तो कुछ खाओगे पियोगे, उसके लिए आपको दिया जाता है डेली अलाउंस, राइट। कोई जरूरी थोड़ी आपका क्लाइंट दूसरी सिटी में ही होगा, विद इन द सिटी भी हो सकता है, तो उसके लिए दिया जाता है कन्वेंस अलाउंस, है ना भाई। मेरे को मान लो आपको पूना में जाना है, खराड़ी से आपको जाना है लेट्स अज्यूम डेक्कन, तो भाई उसके लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, खराड़ी से डेक्कन जाओगे टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसके लिए जो आपको दिया जाता है लोकल, दैट इज कन्वेंस अलाउंस, राइट। फिर होता है यूनिफॉर्म अलाउंस, फॉर दी ऑफिशियल पर्पज में हमने देख लिया था कन्वेंस अलाउंस, और सॉरी ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। फिर आता है यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आप यूनिफॉर्म के लिए जो अलाउंस दिया जाता है दैट इज यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस और हेल्पर अलाउंस। एकेडमिक मतलब R&D अलाउंस हो गया, या आप फर्दर एजुकेशन के लिए आपको दिया जाता है कि आप और ज़्यादा एजुकेशन करके आओ, राइट। और एक हो गया हेल्पर, आपकी हेल्प के लिए छोटू दिया जाता है, राइट। तो ये जो 6 अलाउंसेस हैं दीज आर द ऑफिशियल अलाउंसेस, और अगर आपने ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए इंकर्ड किया है तो 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो मेरे को 10,000 रुपये मिले,
9,000 रुपये मैंने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए इंकर कर दिए, राइट, तो 1,000 रुपये मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर मैंने पूरे के पूरे ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए इंकर कर दिए तो सारे के सारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आता है पर्सनल अलाउंसेज। पर्सनल अलाउंसेज में आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या होगा, 100 रुपीज़ पर मंथ जो भी आपको मिला है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इसी तरीके से हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस जो भी मिला है पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस मैक्सिमम 200 रुपीज़ पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप एम्प्लॉय 3200 रुपये पर मंथ। अगर किसी हैंडीकैप एम्प्लॉय को, दिव्यांग एम्प्लॉय को अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है तो 3200 रुपये पर मंथ आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू दी एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब नीता ट्रेवल्स, ठीक है ना, आपको आइडिया होगा नीता ट्रेवल्स के बारे में, या कोई पंडित ट्रेवल्स है, या कोई भी ट्रैवल जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल जो बोलते हैं ना, ट्रैवल सिस्टम मतलब जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, बसें चलती है, ट्रक्स चलती है वगैरह, जो भी जिनका काम ही ट्रैवल का है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर उनके एम्प्लॉयज को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है तो उस केस में 10,000 रुपीज पर मंथ और 70% ऑफ सच अलाउंस विच एवर इज लोअर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आता है अंडरग्राउंड अलाउंस, 800 रुपये पर मंथ हो गया। मतलब आपको कोई अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है, ऐसी कोई लोकेशन पे हो जहां पर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिलेगा, राइट, तो उस केस में 800 रुपये पर मंथ हो गया। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600 रुपये पर मंथ, और कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस आपका हो जाएगा 1000 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम। ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा दिया गया है तो वो वाला पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्पेशल अलाउंस में हमने क्या देखा था, ऑफिशियल अलाउंस, अगर ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए आप खर्चा इंकर्ड कर रहे हो तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। और पर्सनल में उन्होंने एक लिमिट दी है, आपको जो भी मिलता है उसमें से वो लिमिट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी हमने देखा है अलाउंसेस के अंदर हमने क्या देख लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा HRA, तीसरा स्पेशल अलाउंस। इन तीन के अलावा जो भी अलाउंसेस होगा, इन तीन जो भी हमने तीनों को देख लिया, इसके अलावा जो भी अलाउंस होगा वो अदर अलाउंस में जाएगा। लेट्स अज्यूम आपको मिल जाए मेडिकल अलाउंस मिल गया, ठीक है, आपको मिल जाए आपको प्लेइंग अलाउंस, स्पोर्ट्स अलाउंस, कुछ भी व्हाटएवर, वो सारा का सारा अलाउंस कहाँ चले जाएगा, अदर अलाउंसेस में चल जाएगा। और अदर अलाउंसेस में जाने के बाद वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे डियरनेस अलाउंस, ये भी अदर अलाउंस में आता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं, but following allowances are not taxable, right? allowances to Indian citizen, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड रेंडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। जैसे इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो बाहर सर्विसेज दे रहा है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं, तो वैसे ही इंडियन भी तो बाहर कंट्री में होते हैं, एम्बेसीज के, है ना, एम्बेसीज, है ना, एम्बेसीज में, राइट। तो अगर इंडियन एम्बेसी अगर कहीं पर है और वहाँ पर इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय होगा, तो उसको अगर कोई भी अलाउंस मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर कोई अलाउंस मिलता है, राइट, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जज, सम पिचुअरी अलाउंसेस टू जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो, राइट। और इसी तरीके से अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ UNO, राइट, ये अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होंगे, राइट। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस है वो सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है, अभी तक हमने 8 कंपोनेंट्स में से 4 कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। सबसे पहले हमने देख लिया था एंटरटेनमेंट अलाउंस, HRA, स्पेशल अलाउंस, और जो इन तीनों में नहीं आता है वो अदर अलाउंसेस में आएगा और पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एक्सेप्ट दीज 4। अब आते हैं कि अगर मान लो मॉनेटरी टर्म के अलावा अगर कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन काइंड, तो उसका क्या होगा, राइट। जनरली परक्यूजिट्स इन काइंड ही दिए जाते हैं। मान लो आपको गाड़ी की फैसिलिटी दे दी, मान लो आपको रहने के लिए मकान दे दिया, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो हम देखेंगे परक्यूजिट्स, राइट। तो परक्यूजिट्स में हम क्या देखेंगे, देयर आर 8 टाइप ऑफ परक्यूजिट्स। रेंट फ्री अकोमोडेशन, राइट, दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कंसेशनल RFA, तीसरा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, राइट, चौथा वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है तो उसकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स क्या होगी, क्योंकि जो भी आप फैसिलिटी दे रहे हो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि उसकी वैल्यू क्या है। मान लो मैंने आपको क्या करा, मैंने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को घड़ी दे दी, ठीक है, अब घड़ी दे दी तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा ना, नहीं तो मैं टैक्सेबल कैसे करूंगा, भाई मैं लिख दूंगा घड़ी दे दी,
है, ऐसा होगा क्या? नहीं, मैं क्या बोला, हमने 8 कंपोनेंट्स बताए थे। कौन कौन से कंपोनेंट्स? पहले मैंने बोला था बेसिक सैलरी, दूसरा बोलो बोनस, तीसरा कमीशन, चौथा अलाउंसेस, पांचवा परक्यूजिट्स, फिर लीव छठा लीव ट्रैवल कंसेशन, सातवां रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आठवां प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, राइट। तो अब जब मैं ये घड़ी का बेनिफिट दे रहा हूं अपने एम्प्लॉय को, तो इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो इसकी क्या वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू, जो भी आप फैसिलिटी, जो बेनिफिट आप उसको दे रहे हो, उसकी वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन की जाएगी, वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं परक्यूजिट्स में, पहले हम वो देख लेते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। Fourth, value of benefits provided by employer to specified employee, life insurance और annuity premium paid by employer, right? ESOP भी दिया जाता है, sweet equity shares, contribution to national pension scheme, सुपरएन्युएशन फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और फ्रिंज बेनिफिट। तो ये 8 प्रकार के बेनिफिट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। इनमें सारा जो भी आप इन काइंड जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हो वो इन 8 कंपोनेंट्स में कवर हो जाएगी, राइट। तो पहला हमने क्या देखा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में देखते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो, चल ये मकान दे दिया, यहाँ पर रह ले, तो उसका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर हमें देखना है कि आपने जो अकोमोडेशन दिया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप जो मकान दे रहे हो, आप क्योंकि रहने की फैसिलिटी दे रहे हो, तो यहाँ पर देखो एक तो होता है अनफर्निश्ड और एक है फर्निश्ड। तो मैं यहाँ सबसे पहले बताऊंगा कि अनफर्निश्ड मकान अगर दिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी। उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो फर्नीचर दिया जा रहा है उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, वो हम देखेंगे किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 4 दीवारी की कॉस्ट, मतलब अनफर्निश्ड मकान की कॉस्ट किस तरीके से डिटरमाइंड होगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर आप अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहे हो तो यहां पर देखा जाएगा कि गवर्नमेंट की खुद की प्रॉपर्टी है या होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है। अगर गवर्नमेंट की खुद की प्रॉपर्टी है तो लाइसेंस फीस इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस फीस होती है, राइट, कि इसकी इतनी लाइसेंस फीस है। जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ की लाइसेंस फीस मतलब रेंटल इतना है, राइट, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो लाइसेंस फीस इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, आपने कितने महीने स्टे किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मान लो हो सकता है आपको 10 महीने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हो, तो लाइसेंस फीस इंटू 10 मंथ्स, और 12 महीने की लाइसेंस फीस इंटू 12 मंथ्स, ये आपके 4 दीवारी की कॉस्ट आ जाएगी। अगर आपने होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है तो उस केस में 24% ऑफ RFA सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड टू होटल विच एवर इज लोअर, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, मतलब वैल्यू जो बेनिफिट दिया जा रहा है ना उसकी अमाउंटिंग, जो हमें सैलरी जो टैक्सेबल करनी है, ग्रॉस सैलरी का पार्ट होनी है, राइट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने खुद ने अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है, खुद का अकोमोडेशन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लाइसेंस फीस इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। होटल में अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो तो 24% ऑफ RFA सैलरी, और RFA सैलरी क्या होगी वो मैं बताऊंगा अभी आपको, राइट, 24% ऑफ RFA सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड टू होटल विच एवर इज लोअर, वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएगा, राइट। चलो फिर आता है कि मान लो यहां पर आपने उसको फर्नीचर भी प्रोवाइड करा है ना, हो सकता है ना कि ये तो हो गई 4 दीवारी, अनफर्निश्ड की कॉस्ट हो गई, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड। अच्छा, होटल के केस में ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि होटल में तो ऑलरेडी सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसा तो है नहीं होटल कोई खाली होगा, वो होटल प्रोवाइड करा रहे हैं तो भाई साहब उसके वहाँ पर कोई फ्रिज थोड़ी भेजूंगा मैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड, ठीक है ना, अनफर्निश्ड। अब मान लो इसके साथ आपको फर्नीचर भी प्रोवाइड कराया जाता है, टीवी होता है गवर्नमेंट के अंदर भी, टीवी, AC, कूलर, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, बेड, टेबल, किचन इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। तो उनकी कॉस्ट किस तरीके से डिटरमाइन की जाएगी, तो यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है, मतलब गवर्नमेंट ने वो फर्नीचर खरीद रखा है, या जो इक्विपमेंट्स आपने प्रोवाइड कराए हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, अगर वो उन्होंने खरीद रखे हैं तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट आपका ऐड कर दिया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने उसको रेंट पे ले रखा है तो रेंट पर मंथ जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्नीचर ट्रीट कर लिया जाएगा। मान लो यहाँ पर आपको देखो ओन्ड, अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पर एनम। अगर मान लो 1 लाख का असेट्स आपको प्रोवाइड कराया है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है, 10,000 रुपये फॉर साल भर के लिए।
मान लो आप वहाँ 7 महीने के लिए रहते हो तो 10,000 अपन 12 इंटू 7, इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और इसी तरीके से जो रेंट है, मान लो उन्होंने खुद ने नहीं खरीदा, उन्होंने एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ने रेंट पे लिया और आपको पकड़ा दिया। मान लो जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई है उसका रेंटल 6,000 रुपये हर महीना गवर्नमेंट पे कर रही है, तो 6,000 रुपये दिस वैल्यू ऑफ द फर्नीचर वो आपकी अनफर्निश्ड जो वैल्यू आई है उसमें ऐड कर दी जाएगी। मतलब 4 दीवारी की कॉस्ट प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ठीक है, अगर फर्नीचर प्रोवाइड कराया जाता है तो। दिस इज फॉर दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, मतलब सॉरी नॉट प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में क्या होगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करा रखा है तो या तो खुद का हो सकता है या रेंट का हो सकता है या होटल में हो सकता है। होटल में है तब तो सेम हो जाएगा जो भी हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखा था, 24% ऑफ आरएफए सैलरी और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज लोअर, ये आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स निकल जाएगा। लेकिन अगर ओन्ड है या रेंटेड है, तो अगर मान लो ओन्ड है तो हमें देखा जाएगा पॉपुलेशन, जहां पर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है वहां की पॉपुलेशन कितनी है। अगर वहां की पॉपुलेशन, उस एरिया की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ आरएफए सैलरी आपके लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स मान ली जाएगी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बट अप टू 25 लाख है तो 10% हो जाएगा, और पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ आरएफए सैलरी ये आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ट्रीट कर ली जाएगी। ठीक है, अब आरएफए सैलरी क्या होता है वो भी हम देखते हैं। और सेम अगर यहाँ पर रेंटेड है, मान लो एम्प्लॉयर जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है उसने रेंट पे लिया और आपको प्रोवाइड करा दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 15% ऑफ आरएफए सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर दैट विल बी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। हम यहाँ पर ये कोई एग्जाम्पशन नहीं निकाल रहे हैं, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, हम यहाँ निकाल रहे हैं जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसकी अमाउंटिंग टर्म में वैल्यू, कितनी वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल की जाए, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। चलो अब आता है आरएफए सैलरी। आरएफए सैलरी किस तरीके से कंप्यूट करना है, बहुत सिंपल है, आपको याद नहीं करना है। मैं एक भी चीज आपको यहाँ याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर याद करने के लिए बोलूंगा तो भाई साहब हो गया मामला खत्म। अब देखो आरएफए सैलरी इज अ पार्ट ऑफ परक्विजिट्स, करेक्ट। परक्विजिट्स के पहले पहले हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे, हमने 8 पॉइंट देखे, उसमें 5वां पॉइंट परक्विजिट्स था, करेक्ट। वापस देख लो, 8 कंपोनेंट्स, ग्रॉस सैलरी के 8 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, बेसिक, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट। फिर हमने क्या देखा था, लीव, ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो परक्विजिट्स के पहले के 4 कंपोनेंट्स क्या क्या थे, बेसिक, बोनस, कमीशन, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अलाउंसेस, ये 4 कंपोनेंट थे, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखना, बेसिक पूरा ले लो, बोनस कमीशन पूरा ले लो, ठीक है। अब देखना अलाउंसेस में इन्होंने बोला है ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस यहां पर कंसिडर्ड कर लिया जाएगा। बट एक चीज याद रखना, सिर्फ डीए पूरा का पूरा अलाउंस होता है, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या ना हो, बट यहां पर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एक्सेप्ट डीए, और डीए के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया है, डीए इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, दीज आर द पार्ट ऑफ द आरएफए सैलरी, और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कोई परक्विजिट कंसिडर नहीं होगी, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, राइट। तो याद नहीं रखना, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखो, बस आराम से हो जाएगा क्लियर। तो आरएफए सैलरी में देख लो ये सारे कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब कुछ एक स्पेसिफिक नोट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कभी कभी आपका रिलोकेशन होता है या ट्रांसफर होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो उस केस में आपको 15 डेज का अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब 15-20 दिन जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो जनरली इन्होंने बोला है कि अगर 2 वीक तक का अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो, होटल फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय एंड इफ इट इज अप टू 15 डेज देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल, ठीक है ना। तो ये टैक्सेबल परक्विजिट्स नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि ड्यूल अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर ड्यूल अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है तो पहले 90 दिनों तक दोनों अकोमोडेशन में से जिसकी लोअर आरएफए होगी वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। मान लो मेरा एक मकान है जिसकी आरएफए आ रही है 3 लाख रुपए टैक्सेबल, मतलब परक्विजिट्स, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, और दूसरा मकान है उसकी आ रही है 2,20,000 रुपए, तो जो लोअर आरएफए है मतलब 2,20,000 रुपए मेरा कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बेनिफिट आपको दे दिया है, बट 90 दिन से ज्यादा है तो दोनों आरएफए आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और सेम यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, आरएफए सैलरी जो कैलकुलेट होती है वो ड्यू बेसिस पे होती है। यहाँ पे जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं ना, दिस ऑल बी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, नॉट ऑन द एडवांस बेसिस। मान लो आपको कोई एडवांस पेमेंट मिला है वो यहाँ पे आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। एडवांस सैलरी मिली है, हम बोलते हैं ना बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी मान लो मेरे को 15 महीने की मिल गई, 12 महीने की ड्यू हो गई, 3 महीने की क्या हो गई ऑन द रिसिप्ट बेसिस टैक्सेबल हो गई, 3 महीने की एडवांस, तो वो 3 महीने का एडवांस आपको यहाँ इग्नोर करना, वो यहाँ कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। चलो फिर अभी हमने क्या देखा परक्विजिट्स में, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन
अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन तो देता है लेकिन आपसे नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर लेता है, 5,000 रुपये चार्ज कर लेता है। तो जो भी आपका आरएफए की वैल्यू आएगी, जो अभी अपन ने कैलकुलेशन करी है, जो भी आपकी आरएफए की वैल्यू आएगी उसमें से आप 5,000 रुपये लेस कर दो, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कंसेशनल आरएफए, राइट। तो इस तरीके से कंसेशनल आरएफए भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बेनिफिट्स। अब सिंपल है यार, परक्यूजर्स में ना बहुत क्लियर हो कि जो आपको चीज़ दी जा रही है ना, तो मॉनेटरी टर्म में उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे अब आपको फ्री में अकोमोडेशन प्रोवाइड करा, तो मॉनेटरी टर्म में आपने वैल्यू निकाल ली कि यार इसकी वैल्यू तो इतनी बनती है, राइट। जो भी ऊपर अपन ने मेथड अभी देखा है, राइट, इस मेथड से आपने वैल्यू निकाल ली। अब आप बोलते हो इतना बनता है, लेकिन सर मुझसे आपने इतना ले लिया, मान लो आप बोलते हो 6 लाख रुपए बनता है, सर आपने 2.5 लाख रुपए मुझसे ले लिया, तो एक्चुअल में बेनिफिट आपने कितना दिया है, एक्चुअल में बेनिफिट कितना दिया है, 3.5 लाख रुपए। यस, 3.5 लाख विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजेट्स, राइट। तो कंसेशनल आरएफए यही है कि भाई वैल्यू ऑफ आरएफए निकालो, उसमें से आपने जो अमाउंट पे करी है वो लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। कभी कभी एम्प्लॉयर क्या करता है कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे सारे एक्सपेंसेस खुद इंकर्ड कर देता है, ठीक है ना। मान लो ऑब्लिगेशन किसका है, एम्प्लॉयर का, सॉरी एम्प्लॉय का है। एम्प्लॉयर बोलता है अरे भाई मैं कर दूंगा पे, चल भाई कर दे, है ना। तो अगर मान लो एम्प्लॉय के खर्चे, जिसकी लाइबिलिटी एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय के खर्चे अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो यस वो भी आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजेट्स हो जाएगा। मान लो मेरा कोई प्रीमियम पे करना है ना, मेरा कोई टैक्स पे करना है, वो मैं कहता हूँ भाई मेरी लाइबिलिटी है एक्चुअली, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो यस वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, सॉरी वो मेरे लिए परक्यूजेट्स हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एट दी एंड में आपको बताऊंगा 10 की एग्जेम्पशन मिल जाती है कि टैक्सेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो वहाँ एम्प्लॉय को उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है सेक्शन 10 की, राइट। वो हम देखेंगे, ठीक है ना, वो हम देखेंगे, मैं एट दी एंड आपको बता भी दूंगा ये चीज़। चलो 3 क्लियर हो गए हैं ऑब्लिगेशन। और उसके अलावा अगर मान लो कोई भी ऑब्लिगेशन, मान लो मेरा बिजली का खर्चा है, मेरे नाम पे आता है, बट एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, यस टैक्सेबल हो जाएगा, क्लियर। चलो फोर्थ है वैल्यू ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, राइट। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है, सॉरी हाँ, टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। यहाँ अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटीज एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है, राइट, कुछ सर्टेन फैसिलिटीज है, कुछ सर्टेन बेनिफिट्स अगर वो दे रहा है, तो यस वो भी आपके टैक्सेबल हो जाएंगे एज ए टैक्सेबल परक्यूजेट्स, राइट। सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब क्या, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या है, तो यहाँ आप देखो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब या तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो, राइट, या आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर शेयर होल्डिंग है, या 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है ना। मान लो कोई कंपनी है तो उसमें आपकी शेयर होल्डिंग है, और अगर कंपनी नहीं है, फर्म है, तो उसके अंदर 20% प्रॉफिट शेयरिंग है, तब आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहलाएगा। और तीसरा, आपका मॉनेटरी पेमेंट 50,000 से ज़्यादा हो, साल का आपका मॉनेटरी पेमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। आपको लग रहा होगा सर 50,000 तो आसानी से हो जाता है, 50,000 तो एक पियोन का हो जाता है सर, 5,000 रुपये, 6,000, 5,000 रुपये महीना तो उससे देते ही देते हैं, तो 5,000 इंटू 12, 60,000 तो उसका ही हो गया, राइट। बट यहाँ पर जो आपको मॉनेटरी पेमेंट की कैलकुलेशन करनी है ना, उसमें आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ऑल एग्जेम्पशंस, जो भी 10 की एग्जेम्पशंस है वो कंसिडर्ड नहीं की जाएगी, राइट। देखो इट डज नॉट इंक्लूड पेमेंट विच इज नॉन मॉनेटरी। अगर कोई नॉन मॉनेटरी आप पेमेंट दे रहे हो, सॉरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हो, वो कंसिडर्ड नहीं होगा 50,000 की कैलकुलेशन में। दूसरा, एग्जेम्पशन अगर आपको मिली है 10 की, ठीक है ना, जो 10 की एग्जेम्पशंस हैं वो कंसिडर्ड नहीं होगी। और इसी तरीके से जो डिडक्शंस हैं वो आपको कंसिडर कर, मतलब लेस करनी पड़ेगी, है ना। डिडक्शन होगी ना, 50,000 की डिडक्शन हो गई, या एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन हो गई, या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन हो गई, ये आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। इनको कंसिडर करने के बाद अमाउंट, मॉनेटरी अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाओगे। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में 3 चीज़ें हो गई है, या तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो, या आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो, या आपका मॉनेटरी पेमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हो और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को सर्टेन बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो यस टैक्सेबल परक्यूजेट्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। किस तरीके से होगी वो हम देखते हैं। देखो जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन फैसिलिटीज़, ठीक है। दूसरा, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अगर आपने किए हो, ठीक है ना, एम्प्लॉयर ने ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन की फैसिलिटी दे रहा है।
गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जा रही है, या मोटर कार फैसिलिटीज दी जा रही है। तो अगर मान लो ये फैसिलिटी स्पेसिफाइड बेनिफिट्स को स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को दी जाती है तो येस आपको टैक्सेबल परक्यूजेट्स कैलकुलेट करना होगा। बट अदर देन नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को दिया जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। तो जो अमाउंट एम्प्लॉयर उनको पे कर रहा है दैट विल बी टैक्सेबल परक्यूजेट्स। ठीक है, मान लो एम्प्लॉयर किसी वॉचमैन को 12,000 रुपये महीना पे कर रहा है। ठीक है ना, वॉचमैन आपके घर पे है और आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, आपके लिए वॉचमैन, गार्डनर और फैसिलिटी दी जा रही है 12,000 रुपये महीना, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 12 मंथ, तो 1,44,000 विल बी टैक्सेबल परक्यूजेट। सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है तो अब यहाँ होगा क्या कि अगर मान लो गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है, या तो वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या आउटसाइड बाहर से लेके दे रहा है। अगर वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की है, एम्प्लॉय ने जो यूनिट कंज्यूम किया है इंटू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर से उन्होंने आउटसाइड से बाहर से फैसिलिटी लेके अगर प्रोवाइड कराई है तो उस केस में जो अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगी टैक्सेबल परक्यूजिट्स, राइट। चलो दूसरा, एजुकेशन फैसिलिटीज। एजुकेशन फैसिलिटीज मतलब एम्प्लॉयर अगर आपके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, राइट, तो अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि एम्प्लॉयर ओन्ड आपके बच्चों की जो एजुकेशन की फैसिलिटीज है अगर एम्प्लॉयर वो प्रोवाइड करा रहा है तो आपको देखना होगा कि एम्प्लॉयर ओन्ड इंस्टीट्यूट में हो रही है, एम्प्लॉयर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, या एम्प्लॉयर एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स में हो रही है, या अदर इंस्टीट्यूट में हो रही है। अगर एम्प्लॉयर ओन्ड या एम्प्लॉयर एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट में अगर आप एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हो तो पर 1,000 रुपीज पर चाइल्ड, ठीक है ना, 1,000 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ, 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब एग्जेम्प्ट अप टू 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है ना, मतलब मान लो फीस आप दे रहे हो 900 रुपये, ठीक है ना, तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर 1,400 रुपये दी जा रही है तो क्या होगा, देखो एग्जेम्प्ट अप टू 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। यहाँ पर एक्चुअली दो व्यू होते हैं, या तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, दूसरा व्यू होता है कि 1,000 के ऊपर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी आप व्यू कंसीडर करें, ICAI ने दोनों व्यूज दिए हैं, राइट, तो आपको जो भी कंसीडर करना है वो आप एज ए नोट आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर ओन्ड या एम्प्लॉयर एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट में अगर आप एजुकेशन फैसिलिटी करा रहे हो बच्चों की 1,000 अप टू 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और अदर्स के केस में क्या हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर वो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या हो जाएगा कि अगर आप एयरवे या रेलवे एम्प्लॉयज हो, एयरवे या रेलवे एम्प्लॉयज हो, तो जो भी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट अदर एम्प्लॉय हो तो येस, जो जनरल टिकट रेट्स होती है, जो जनरल रेट्स आम जनता से चार्ज की जाती है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब फ्री टिकट्स, फ्री टिकट फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। तो एयरवे और रेलवे एम्प्लॉयज के लिए तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी के लिए क्या हो जाएगा जनरल टिकट चार्जेस फॉर दी जो अदर्स से चार्ज की जाते हैं। ठीक है ना, मान लो मैं एयर इंडिया का एम्प्लॉय हूँ और एयर इंडिया मेरे को क्या करा रहा है, जयपुर से पुणे तक का टिकट फ्लाइट अरेंज करा के उन्होंने दी है, वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं एयरवे या रेलवे एम्प्लॉय हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं नीता ट्रेवल्स का एम्प्लॉय होता और नीता ट्रेवल्स ने मुझे जयपुर से बॉम्बे तक का टिकट करा के दिया, राइट, उस केस में नीता ट्रेवल्स वाला अगर जनरल आदमी से उस टिकट का 5,000 रुपये चार्ज करता है तो ये 5,000 की फैसिलिटी मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। फिर आता है मोटर कार फैसिलिटीज, राइट। चलो मोटर कार फैसिलिटीज को समझने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मोटर कार फैसिलिटी के अंदर ना आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या पॉइंट है, राइट। माय वॉइस इज क्लियर, एक मिनट, हाँ चेक कर लेते हैं। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर, राइट। तो अभी हम क्या देख रहे थे, मोटर कार फैसिलिटीज। मोटर कार फैसिलिटीज में क्या हो जाएगा, देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि बेनिफिट प्रोवाइड टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को कुछ अगर स्पेसिफिक जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है
तो ये वो आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगी। उसमें हमने क्या देखा था, गार्डनर फैसिलिटीज हो गई, स्वीपर वॉचमैन गार्डनर फैसिलिटीज हो गई। दूसरा हमने देखा था गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा हमने देखा था एजुकेशन फैसिलिटी। चौथा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्री टिकट फैसिलिटी। और पांचवा मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी मतलब क्या होता है, गाड़ी दी जा रही है, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि जा गाड़ी ले घूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, बेनिफिट मतलब गाड़ी का एक बेनिफिट दिया जा रहा है। अब सोचना बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। देखो या तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की हो, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये बेनिफिट है, राइट। गाड़ी मेरी, खर्चा भी मेरा, क्या ये बेनिफिट है क्या? नहीं, ये बेनिफिट थोड़ी है यार, राइट, दिस इज नॉट बेनिफिट। गाड़ी भी मेरी, खर्चा भी मेरा, अरे ये कोई बेनिफिट थोड़ी है। एम्प्लॉयर ने क्या बेनिफिट दिया, एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, गाड़ी भी मैं दे रहा हूं, खर्चा भी मैं दे रहा हूं, ये बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, गाड़ी मैं दे रहा हूं, खर्चा तू कर लेना, ये एक बेनिफिट हो सकता है, गाड़ी दे रहा है ना। तीसरा, गाड़ी तेरी ले ले, उसका जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, एम्प्लॉयर बोलता है वो खर्चा मैं दे दूंगा, तो ये बेनिफिट हो गया, राइट। और चौथा हम देखेंगे टू व्हीलर्स के केस में। दीज अबाउट जो थ्री है वो जो अपन देख रहे हैं, दीज आर अबाउट थ्री, राइट, दीज आर द कार के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए। और लास्ट है टू व्हीलर्स के लिए, बोलता है टू व्हीलर तू ऐसा कर, तू लेके आ जा, तेरी उसका खर्चा मैं कर दूंगा, दिस इज ऑल्सो बेनिफिट। अगर ये बेनिफिट हमें दिए जा रहे हैं तो क्या वैल्यू होगी हमारे लिए जो टैक्सेबल होगी, राइट। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स किस तरीके से निकाली जाएगी, तो देखो अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप सिंपल सोच रखो यहां पर, ठीक है ना, बहुत सिंपल थॉट होनी चाहिए आपकी, उस तरीके से आपको यहां पर काम करना है। देखो अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, देखना फर्स्ट, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस कार एम्प्लॉयर की, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के, ठीक है ना, मतलब कार भी एम्प्लॉयर की, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर के, ठीक है ना, मतलब ये फैसिलिटी भी मिल रही है और ये फैसिलिटी भी मिल रही है, ठीक है, कार भी दी जा रही है और आपके खर्चे भी किए जा रहे हैं। अब आप देखो, या तो ये कार, या तो ये जो आपको फैसिलिटी मिल रही है, या तो पूरी की पूरी ऑफिशियल पर्पज में यूज आ रही है, राइट, या पूरी की पूरी पर्सनल पर्पज में यूज आ रही है, या कुछ ऑफिशियल कुछ पर्सनल, मतलब पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। हो सकता है ना कि भाई मेरे को फैसिलिटी दे दी, मेरे को गाड़ी भी दे दी, मेरे को गाड़ी भी दे दी, गाड़ी के खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन ये गाड़ी कोई मैं घर पे थोड़ी यूज ले रहा हूँ सर, मैं तो ऑफिस में यूज ले रहा हूँ, मतलब फुल्ली फॉर दी ऑफिशियल पर्पज। अरे जब आप घर पे यूज ही नहीं ले रहे हो तो आपको बेनिफिट थोड़ी है, वो तो ऑफिस के काम में एसेट्स यूज आ रही है। अरे ऑफिस मकान एक बिल्डिंग दे दी और वो बहुत ऑफिस दे दिया, अरे वो काम क्या आ रहा है, ऑफिस में मेरे को प्लेस दे दिया, वो काम क्या आ रहा है, ऑफिस के काम आ रहा है, तो मेरे घर के काम थोड़ी आ रहा है। तो वो अगर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस है तब तो आपको टेंशन लेने का ही नहीं है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा ऑफिशियल ना है, पूरा का पूरा पर्सनल बेनिफिट है, आपको बोल दिया तो ऑफिस में लाई मत, ऑफिस में तो तेरे को दूसरा जुगाड़ कर देंगे, घर पे यूज ले, राइट। मतलब आपको जो गाड़ी दी जा रही है और गाड़ी पे जो खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है वो पूरी की पूरी आप क्या कर रहे हो, वो गाड़ी पूरी की पूरी फॉर दी पर्सनल पर्पस अगर आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गाड़ी का बेनिफिट, ठीक है ना। हमने क्या देखा था, गाड़ी का बेनिफिट अपन ने देखा था ना आरएफए में, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है गाड़ी, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ अपन को निकालनी है कि क्या वैल्यू का, वैल्यू ऑफ बेनिफिट वो निकालना है, प्लस जो खर्चा कर रहा है तो वो खर्चा एक्चुअल एक्सपेंसेस जो इंकर्ड कर रहा है, तो ये दोनों मिला के हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए परक्विजिट्स हो जाएगी। तो देखो गाड़ी अगर एम्प्लॉयर ने खरीद रखी है ना, एम्प्लॉयर ओन्ड है, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, राइट। और अगर मान लो रेंट पे ले रखी है तो एक्चुअल रेंट, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एक बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉयर खर्चा इंकर्ड कर रहा है, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है इस गाड़ी पे, पेट्रोल का, फ्यूल का, ड्राइवर का, जो भी खर्चा कर रहा है वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा, तो एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, राइट। तो ये दोनों मिला के हमारे लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, ठीक है। होली ऑफिशियल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, होली पर्सनल है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ देख लिया 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल रेंट और एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, ये सारा का सारा हमारे लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन दूसरा एक और एक सिनेरियो बन सकता है कि पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, उस केस में क्या होगा, देखो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको देखना पड़ेगा जो गाड़ी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो मोटर कार फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो जो गाड़ी है उसका इंजन 1600 सीसी से ज्यादा है या कम है। अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तब तो 2400 रुपए पर मंथ, और अगर 1600 सीसी से कम है तो 1800 रुपए पर मंथ आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स मान लिया जाएगा। साथ में अगर आपको ड्राइवर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है तो 900 रुपए पर मंथ और ऐड कर दिया जाएगा, राइट, दोनों तरफ। अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तब तो 2400 रुपए, और अगर 1600 सीसी से कम है तो 1800 रुपए, राइट। अब तो 1600 सीसी है तो 1800, और 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 रुपए पर मंथ आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स मान लिया जाएगा। ड्राइवर फैसिलिटीज अगर दी जाती है तो 900 रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से
अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अब यहां देखना, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है ना, तो कार तो किसकी है, एम्प्लॉय की है, तो ये कोई फैसिलिटी नहीं है, तो फैसिलिटी क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। अब अगर मान लो ये कार पूरी की पूरी ऑफिशियल पर्पज में इंकर्ड हो रही है, तो भाई मेरे लिए क्या बेनिफिट है, वो खर्चे कर रहा है, मैं उसी के लिए काम में ले रहा हूं, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो गाड़ी भी तो उस एम्प्लॉयर की काम आ रही है, तो ये आपके लिए कोई टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आप इस गाड़ी को पूरा पर्सनल लेवल पे यूज कर रहे हो, ठीक है ना, गाड़ी आपकी है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो जो खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देखो होली पर्सनल में क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी अपन ने यहां पे इसे गलत ले लिया है, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉय, सॉरी, यहां वापस से बता देता हूं, यहां पर देखो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, दिस इज द बेनिफिट, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, खर्चा तो मैं कर रहा हूं, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, गाड़ी एम्प्लॉयर की, गाड़ी उसने मेरे को लेके दे दी, बोले तू चला खर्चा वर्चा तू देख लेना यार, खर्चे की बात मत करना, ठीक है ना, तो वहां पर उसने मेरे को क्या कर दिया, गाड़ी की फैसिलिटी मेरे को दे दी। अगर ये गाड़ी मैं पूरी की पूरी ऑफिशियल पर्पज में इंकर्ड कर रहा हूं, ऑफिशियल पर्पज में यूज आ रही है, तो भाई क्या बेनिफिट है, गाड़ी दी है तो ऑफिस में यूज कर रहा हूं, मैं मेरे घर पे यूज थोड़ी कर रहा हूं, सिंपल है, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को पूरा का पूरा पर्सनल लेवल पे यूज कर रहे हो, खर्चा आपका ही है, आपको गाड़ी दी जा रही है, तो हमने यहां पर अभी क्या किया था, गाड़ी के केस में, गाड़ी के केस में 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल रेंट, राइट। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने वो गाड़ी खरीद रखी है तब तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर खरीदी नहीं है, लीज पे ले रखी है, तो जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगा। लेकिन पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल, यहां पर देखना है 1600 सीसी से ज्यादा है या कम है, अप टू 1600 सीसी है, अप टू 1600 सीसी है तो 600 रुपए पर मंथ, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो 900 रुपए पर मंथ आपके लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हो जाएगा। अगर ड्राइवर भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है तो 900 रुपए एडिशनली ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा, कार एम्प्लॉय की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है, तो यहां पर देखो बेनिफिट क्या मिल रहा है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर ऑफिशियल पर्पज में है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर फुल्ली पर्सनल पर्पज में है तो खर्चा खर्चा जो एम्प्लॉयर कर रहा है वो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आता है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, अप टू 1600 सीसी और 1600 सीसी से ज्यादा है। अगर अप टू 1600 सीसी है तो एक्चुअल कॉस्ट जो खर्चा हुआ है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉय, एक्चुअल कॉस्ट माइनस 1800 रुपए पर मंथ, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 रुपए पर मंथ लेस कर दोगे, और अगर ड्राइवर प्रोवाइडेड है तो 900 रुपए पर मंथ आपका लेस कर दिया जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी टैक्सेबल परक्विजिट्स, ठीक है, दैट विल बी टैक्सेबल परक्विजिट्स। और इसी तरीके से अगर टू व्हीलर प्रोवाइड कराया जाता है, टू व्हीलर एम्प्लॉय का है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, और फुल्ली ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फुल्ली पर्सनल, तो जो खर्चा एम्प्लॉयर इंकर्ड कर रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस 900 रुपीज पर मंथ लेस कर दो, जो भी एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो खर्चा किया है माइनस 900 रुपीज पर मंथ, राइट, ये लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल परक्विजिट्स, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा था, मोटर कार फैसिलिटीज प्रोवाइड अगर कराई जाती है ना, तो फटाफट समराइज आपको समराइज इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, 4 सिचुएशन हो सकती है, या तो देखो गाड़ी एम्प्लॉयर की हो, खर्चा भी एम्प्लॉयर का हो, गाड़ी एम्प्लॉयर की हो, खर्चा एम्प्लॉय का हो, तीसरा सिनेरियो गाड़ी एम्प्लॉय की हो, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा हो, या टू व्हीलर एम्प्लॉय का है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। ये 4 सिनेरियो हमने देखे थे। इन चारों सिनेरियो में ना बहुत इजी है, 2 चीजें, तो फुल्ली ऑफिशियल है, पूरा एग्जेम्प्ट हो गया चारों सिनेरियो में, फुल्ली ऑफिशियल है, टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको याद नहीं रखना है, आपको देखना है गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, खर्चा है तो वो ऐड कर दो, ये बेनिफिट पूरा टैक्सेबल हो गया। अगर आपको लगता है गाड़ी अपनी है, खर्चा वो कर रहा है, तो खर्चा आपके लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको लगता है खर्चा अपन कर रहे हैं, गाड़ी उसकी है, बहुत सिंपल है, याद नहीं रखना है, गाड़ी खर्चा अपन कर रहे हैं, गाड़ी उसकी है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत आसान है, राइट। अब आपको याद रखने वाला मैटर कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल। तो अब देखो पहले वाला सिनेरियो, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, तो उस केस में पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो 1600 सीसी तक है तो 1800 रुपए, और अदरवाइज 2400 रुपए, ड्राइवर दिया जाता है तो 900 रुपए ऐड कर दो, ठीक है। फिर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है तो 600 रुपए और 900 रुपए, ठीक है, ड्राइवर दिया जा रहा है तो 900 रुपए ऐड कर दो। फिर तीसरा सिनेरियो क्या था, गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा
एम्प्लॉयर कर रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस 900 रुपये 1600 सीसी तक है तो, और अगर 1600 सीसी से ज़्यादा है तो, सॉरी, एक्चुअल कॉस्ट माइनस 1800 रुपये 1600 सीसी तक है तो, और एक्चुअल कॉस्ट माइनस 2400 रुपये अगर 1600 सीसी से ज़्यादा है तो, और अगर ड्राइवर प्रोवाइड होता है तो 900 रुपये वो भी लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टू व्हीलर के केस में क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट माइनस 900 रुपये, राइट। आई होप इस तरीके से करो, याद करना करोगे भारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो कंसेप्ट, यहाँ तो कुछ याद करने का है ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ तो कुछ याद करने का है ही नहीं, सिर्फ आपको एक ही जगह देखना है, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, वहाँ थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। चलो, तो अब 4 परक्यूजर्स हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब आता है लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी प्रीमियम। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के लाइफ इंश्योरेंस या एन्युटी प्रीमियम पे कर रहा है, राइट, तो जो भी अमाउंट वो पे कर रहा है वो टैक्सेबल परक्यूजर्स हो जाएगा, राइट, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसी तरीके से ईसॉप और स्वीट इक्विटी शेयर्स, क्या ये परक्यूजर्स? बिल्कुल है। आप देखो ईसॉप होता क्या है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि देख भाई मेरी कंपनी के शेयर्स है, मेरी कंपनी के शेयर्स मार्केट में मिल रहे हैं 10,000 रुपये में, तेरे को दे रहा हूँ 1,000 रुपये में, तो 9,000 रुपये का बेनिफिट दे रहे हो आप, दिस इज ऑल्सो परक्यूजिट्स, दिस इज ऑल्सो परक्यूजिट्स। तो अब इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी? तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, जिस दिन एम्प्लॉय ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है उस दिन की एफएमवी कंसीडर कर लो, माइनस अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, ये ले, तो ये आपके क्या हो जाएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ परक्यूजिट्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये टैक्सेबल परक्यूजिट्स आपके लिए उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपको अलॉटमेंट होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने एक्सरसाइज कर लिया फैब 21 के अंदर, अलॉटमेंट हो रहा है आपको जुलाई 21 के अंदर, है ना, फैब 21 तो 20-21 के अंदर आपने एक्सरसाइज कर लिया, बट टैक्सेबल आपके कब होगा, 21-22 में, क्योंकि अलॉटमेंट आपको 21-22 में हुआ है। तो 21-22 में टैक्सेबिलिटी अगर कंप्यूट करनी है तो क्या कंसीडर किया जाएगा, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। ये चीज ध्यान रखना, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग, जिस दिन आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना, हाँ सर मैं लेना चाहता हूं। देखो आपको क्या होता है, एक पीरियड दिया जाता है, जिस पीरियड में आपको बोलना है कि हाँ या ना, कि आपको लेना है या नहीं लेना है। आपने बोला हाँ सर लेना है, अरे भाई ले ले, तो दिस इज एक्सरसाइज पीरियड। तो जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया, जिस दिन आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, हाँ या ना मतलब आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उस दिन की एफएमवी ले लो, राइट। और मान लो आपको 10,000 का एक शेयर है, ठीक है, उस दिन एफएमवी कितनी थी, 10,000, आपने 10 शेयर ले लिया, 10,000 इंटू 10, 1 लाख का शेयर आपको मिल गए, माइनस आपसे अमाउंट कोई रिकवर हुई है क्या, हो सकता है जीरो अमाउंट रिकवर हुई, तो पूरा का पूरा 1 लाख आपके लिए परक्यूजिट्स हो जाएगा। हो सकता है कि आपको बोला भाई 20,000 रुपए दो, तो 1 लाख माइनस 20,000, तो 80,000 विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स, राइट। तो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, को लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज ए टैक्सेबल परक्यूजिट्स, बट टैक्सेबल कब होगी, इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहां पर क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये एफएमवी किस तरीके से डिटरमाइन की जाएगी? तो एफएमवी डिटरमाइन करने के लिए देखो आपको देखना है कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो आपको ये देखना है कि जिस दिन उसने एक्सरसाइज किया है उस दिन ट्रेड हुआ था क्या, उस दिन वो शेयर ट्रेड हुआ था क्या। अगर वो शेयर ट्रेड हुआ है तो उसकी एवरेज प्राइस ले लो, मतलब उस दिन अगर वो ट्रेड हुआ है तो उस दिन की ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस अपॉन 2, ठीक है। अरे सर बीएससी एनएससी कौन सी ले, एनएससी की प्राइस अलग होती है, बीएससी की प्राइस अलग होती है। तो देखो कहां पर ट्रेड ज्यादा हुआ है, जहां पर उसका वॉल्यूम ज्यादा है वहां की एवरेज प्राइस ले लो, सिंपल, राइट। अगर मान लो उस दिन ट्रेड नहीं हुआ है तो उसके इमीडिएट पहले कब ट्रेड हुआ था उसकी एवरेज प्राइस ले लो, ठीक है ना। और अगर अनलिस्टेड है तो मर्चेंट बैंकर की जो प्राइस है वो कंसिडर कर ली जाएगी, क्लियर। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और नेशनल पेंशन स्कीम। अगर एम्प्लॉयर आपके लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, सुपरएनुएशन फंड में या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो 7.5 लाख के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो आपके लिए परक्यूजिट्स एज ए परक्यूजिट्स टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपके लिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 5 लाख का कंट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है ना। नेशनल पेंशन स्कीम में मान लो 2 लाख रुपए का कर दिया, ठीक है। और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में 1 लाख रुपए का कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 8 लाख रुपए, ठीक है। तो 7.5 लाख के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, 50,000 रुपए, तो 50,000 विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसका एग्जांपल है वो आप कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। फिर आता है फ्रिंज बेनिफिट, लास्ट पार्ट फॉर दी परक्यूजिट्स। तो परक्यूजिट्स में अभी हमने क्या क्या देख लिया है, परक्यूजिट्स में हमने अभी तक देख लिया है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, दूसरा कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन, तीसरा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, चौथा बेनिफिट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, पांचवा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, छठा ईसॉप और स्वीट इक्विटी शेयर्स, सातवां
अभी हमने देखा है कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 7.5 लाख रुपए से जो भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो ऐसे टैक्सेबल परक्यूजेट्स मान लिया जाएगा। और लास्ट फ्रिंज बेनिफिट, राइट। टोटल 8 पॉइंट्स हैं परक्यूजेट्स में। अब हम देख रहे हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट में हम देखने वाले हैं कुछ 13 पॉइंट्स, राइट। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट फ्री लोन। चलो पहले एक बार मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको क्या क्या है, राइट। इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर मान लो एम्प्लॉयर इंटरेस्ट फ्री लोन देता है या कंसेशनल इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, वो भी आपके लिए सिंपल यार बेनिफिट मिल रहा है। मार्केट में अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो 12% है, एम्प्लॉयर मेरे को 5% पे दे रहा है, 7% का बेनिफिट है। दिस बेनिफिट विल बी परक्यूजेट्स, ये समझना, बस हमें ये चीज समझनी है, याद करने से फायदा नहीं है, ये चीज समझ जाओगे ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है गिफ्ट, अगर एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट दे रहा है, देखा जाएगा कितना टैक्सेबल है कितना नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी या क्लब मेंबरशिप, यस वो भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। ट्रैवलिंग एंड हॉलीडेज, फूड एंड बेवरेजेस, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स एंड सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, राइट। सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, राइट। इंटरेस्ट फ्री लोन के अंदर क्या होगा कि देखो आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है, मान लो आप मार्केट से अगर कोई लोन लेते हो, राइट, मार्केट से अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, एम्प्लॉयर हो और सॉरी एम्प्लॉय, मान लो आपने लोन लिया मार्केट से और आपको इंटरेस्ट रेट है 12%, राइट। तो आपको 12,000, 1 लाख पे अगर 12% है तो 12,000 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयर बोलता है नहीं नहीं मार्केट से मतलब मैं ही दे देता हूँ, और 1 लाख का उन्होंने आपको लोन दे दिया और कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं नहीं, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। अब आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है? बेनिफिट सर अगर आप मार्केट में ये देते तो 12,000 रुपये का सर आपको पेमेंट करना पड़ता है ना, बट अब आप एम्प्लॉयर से आपको लोन मिल गया तो आपको 12,000 रुपये का पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। दिस इज द बेनिफिट, बस ये तो कंप्यूट करना है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन में ना यहाँ पर हमें देखना है कि अगर आप मार्केट में इंटरेस्ट पे करते तो कितना होता है और आपको यहाँ पर कितना बेनिफिट मिला है। सर यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है सर कौन सी रेट कंसीडर की जाए। सर मार्केट में कई सारे बैंक्स हैं, कई सारे लोन प्रोवाइडर्स हैं, सभी की रेट्स अलग अलग होती है, बट इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आपको एसबीआई की रेट कंसीडर करनी है। जिस ईयर में आपने लोन लिया है उस ईयर की पहली तारीख, उस ईयर की पहली तारीख, मान लो आपने 20-21 में लोन लिया है, किसी भी मान लो दिसंबर आपने 20 में लोन लिया है, तो उस ईयर की पहली तारीख क्या है? 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को जो एसबीआई की जो रेट होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए रेट, है ना, वो मार्केट रेट वो कंसिडर किया जाएगा। तो आप मान लो 1 अप्रैल 2020 को एसबीआई की रेट है 11%, तो 11% के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे मान लो एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है 2%, तो आपको 11 - 2 9% का बेनिफिट है। मान लो नहीं कर रहा है तो 11% का बेनिफिट, सिंपल। तो इस तरीके से अपने को देखना पड़ेगा। यहां पर आपको बेनिफिट निकालने के लिए जो कैलकुलेशन का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, हर महीने की एंड डेट का आउटस्टैंडिंग निकालना है, हर महीने की एंड डेट का आउटस्टैंडिंग। कि मान लो जैसे अप्रैल में आपने मान लो 1 अप्रैल में आपको लोन दिया गया, अप्रैल में आपको लोन दिया गया 1 लाख रुपए का, और आपको बोल दिया गया भैया हर महीने 10,000 तेरी सैलरी से काट लेंगे, ठीक है। तो अप्रैल 30 को कितना आउटस्टैंडिंग है? अप्रैल 30 को लेट्स अज्यूम आपका 10,000 रुपये डिडक्ट हो गया तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 90,000। फिर मई में कितना है? 80,000। फिर जून में कितना है? 70,000। तो 12 महीने का जो आपका क्लोज, हर महीने की एंड को जो आउटस्टैंडिंग है वो निकाल लो, उसका टोटल कर लो, इनटू जो रेट है एसबीआई का रेट है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब बेनिफिट एसबीआई का रेट है मान लो 11 और आपको 2% चार्ज किया जा रहा है तो 9% का बेनिफिट है इनटू बेनिफिट रेट, ठीक है। देखो यहाँ पर आप कैलकुलेशन, टोटल ऑफ मंथ क्लोज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इनटू एसबीआई रेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, राइट। एसबीआई रेट मतलब यहाँ मैं बोलूंगा बेनिफिट रेट। यहाँ पर मान लो 11% एसबीआई की रेट है और 2% चार्ज हो रहा है तो 9% कंसीडर किया जाएगा। मान लो 0 चार्ज हो रहा है तो 11% पूरा आपको बेनिफिट रेट हो गई। ये जो मैं बोल रहा हूँ एसबीआई रेट बेनिफिट रेट कंसीडर करनी है यहाँ पर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन एसबीआई रेट, ठीक है। इंटू 1/12 मतलब मंथ एंड आउटस्टैंडिंग का तो हो जाएगा टोटल सम, ठीक है ना, इनटू बेनिफिट रेट इनटू 1/12। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? ये हो जाएगा इंटरेस्ट बेनिफिट जो आपको मिला है, राइट। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूट कर लिया है। और अगर मान लो आप एसबीआई की रेट से कंसीडर करते हो तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी, उसमें से इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो लेस कर दो। ये भी हो सकता है, बेनिफिट रेट की जगह आप एसबीआई रेट कंसीडर कर लो। तो ये हो गया कि आपका इतना इंटरेस्ट और इसमें से आपको इतना इंटरेस्ट रिकवर कर लिया है। वापस बताता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि जो भी मंथ एंड का आउटस्टैंडिंग है, चलो जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग जाता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। वापस से सुनना इस चीज को। यस, तो इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आपको मिलता है तो आप क्या करो, हर महीने की एंड डेट को जो आउटस्टैंडिंग है उसका टोटल कर लो इनटू एसबीआई की रेट एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है ना। जिस ईयर में आपने लोन लिया है उस ईयर की 1 अप्रैल की जो रेट है, राइट, वो आपको यहाँ पर कंसिडर करनी है इनटू 1/12,
ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, आपका टोटल इंटरेस्ट बेनिफिट आ जाएगा। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट रिकवर की है तो वो आप उसमें से लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको लोन मिलता है अप टू 20,000 रुपीज तक एम्प्लॉयर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको टैक्सेबल परक्विजिट्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 20,000 तक का कोई लोन मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई लोन दिया जाता है फॉर सम स्पेसिफाइड डिजीज, ठीक है ना, जो रूल 2A में स्पेसिफाइड है, अगर उसके लिए कोई लोन दिया जाता है तो यस, वहां पर भी टैक्सेबल परक्विजिट्स की कंपटीशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या है कि अगर मान लो आपको कैश गिफ्ट मिला है, कैश गिफ्ट अगर 1 रुपया भी कैश गिफ्ट मिला है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इन काइंड अगर आपको गिफ्ट दिया जाता है तो अप टू 5,000 वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर भी दो व्यू है, अगर मान लो 5,000 तक का गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 5,000 से ज़्यादा है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। दो व्यू है, ICAI ने भी दो व्यू दिए हैं कि आप, एक व्यू क्या होता है कि 5,000 से एक्सेस वाला पार्ट, मान लो 7,000 का गिफ्ट है तो 2,000 रुपये टैक्सेबल होगा, दूसरा व्यू है पूरा 7,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन दोनों व्यू आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपको कोई जरूरत नहीं है अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 2 सॉल्यूशन करने की, आप जो भी आपका व्यू है वो नोट लिख के आ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि देखो अल्टरनेट 1 करना फिर अल्टरनेट 2 करना, दिस इज नॉट पॉसिबल यार, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, यस। फिर आता है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी और क्लब मेंबरशिप। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देता है या एम्प्लॉयर क्लब मेंबरशिप देता है, राइट, अगर सभी एम्प्लॉयज के लिए कॉमन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक दिया जा रहा है तो जो भी चार्जेस आपके लिए वो इंकर्ड कर रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल पर्पस के लिए तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर्सनल है तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है ट्रैवलिंग एंड हॉलीडेज। मान लो एम्प्लॉयर आपके लिए ट्रैवलिंग एंड हॉलीडेज अकोमोडेशन हॉलीडेज प्रोवाइड करवाता है, राइट, अगर आप ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो उसके लिए आपका ट्रैवल अरेंजमेंट किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पर्सनल पर्पस के लिए जा रहे हो या अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर जा रहे हो तो जो एक्चुअल चार्जेस होता है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, फूड एंड बेवरेजेस, एम्प्लॉयर अगर आपको फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड कराया जा रहा है, या तो आपको देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है और दूसरे में आपको देखना पड़ेगा टी कॉफी स्नैक्स प्रोवाइड करा रहा है। फूड अगर प्रोवाइड करा रहा है तो ड्यूरिंग द ऑफिशियल आवर्स या अदर देन ऑफिशियल आवर्स, अगर ऑफिशियल आवर्स में आपको फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है तो अप टू 50 रुपीज पर मील एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके अबव वाला एक्सेस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अदर देन ऑफिशियल आवर्स अगर प्रोवाइड कराया जा रहा है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और इसी तरीके से टी कॉफी एंड स्नैक्स अगर ऑफिशियल आवर्स में भर भर के प्रोवाइड कराई जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नॉट टैक्सेबल। लेकिन अदर देन ऑफिशियल आवर्स अगर प्रोवाइड कराई जाती है यस टैक्सेबल हो जाएगी। फिर आता है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। यहां पर इन्होंने बोला है कि लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर, राइट, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल अगर प्रोवाइड कराता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशंस देती है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, राइट। तो इसके अलावा अगर कोई भी मूवेबल एसेट्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है कि जाओ यूज करो, राइट, तो उस केस में अगर एम्प्लॉयर ओन्ड एसेट्स है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना, और अगर रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट है ना, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पर एनम, दिस इज अ पर एनम। अगर मान लो आपको 7 महीने के लिए आपने यूज किया तो प्रोपोर्शनेटली 7 महीने की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ठीक है, फिर आता है सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स। सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स में क्या हो जाएगा, अगर कंप्यूटर एंड रिलेटेड एसेसरीज हैं तो उसमें आपको क्या करना है, हाँ, कंप्यूटर एंड रिलेटेड एसेसरीज है तो उसमें आप क्या करो, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से WDV बेसिस पर डेप्रीशिएशन आपको निकालना है फॉर कंप्लीटेड ईयर। जिस दिन आपने उस एसेट्स को खरीदा, एम्प्लॉयर ने जिस दिन उस एसेट्स को खरीदा, उससे जब वो एसेट्स उसको सेल कर रहा है उस दिन तक आपको कंप्लीटेड ईयर्स निकालने हैं, राइट। 50% डेप्रीशिएशन ऑन WDV बेसिस फॉर कंप्लीटेड ईयर एट द रेट ऑफ 50%, वो डेप्रीशिएशन आपको लेस करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स, राइट। अब मान लो ये जो अमाउंट आई है, मान लो ये अमाउंट आती है आपकी 50,000 रुपये और एम्प्लॉयर रिकवर करता है एम्प्लॉय से 10,000 रुपये, तो 40,000 रुपये का बेनिफिट मिला। ये तो हो गई WDV, है ना, ये तो हो गई 50,000 WDV, मतलब 50,000 रुपये का माल हो गया जब आप उसे सेल कर रहे हो। उस समय 50,000 का माल है लेकिन आपने 10,000 रुपये रिकवर कर लिया तो 40,000 रुपये का बेनिफिट दे दिया, तो 40,000 विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स। मान लो वो फ्री में दिया जाता है, 0 रुपीज, 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता है, तो 50,000 विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट। समझ आ रहा है। और इसी तरीके से मोटर कार एक्चुअल कॉस्ट डेप्रिशिएशन ऑन WDV बेसिस एट द रेट ऑफ 20% फॉर कंप्लीटेड ईयर, और यहां पर 10% होगा, और SLM, ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेना। एक्चुअल कॉस्ट डेप्रिशिएशन ऑन SLM बेसिस एट द रेट ऑफ 10% फॉर कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप यहां पर फ्रिंज बेनिफिट की कैलकुलेशन कर लोगे।
अब हम आते हैं प्रोविजो ऑफ सेक्शन 17। तो ये जो परक्यूजिट्स है ये अंडर सेक्शन 17 आते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे प्रोविजो ऑफ सेक्शन 17, राइट, वैल्यूएशन ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज। अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। मेडिकल फैसिलिटीज मतलब एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स के लिए, राइट। अगर मान लो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा एम्प्लॉयर इंकर्ड करता है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो सबसे पहले देखते हैं इन इंडिया अगर एम्प्लॉयर खर्चा इंकर्ड करता है एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल, ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या अप्रूव्ड हॉस्पिटल बाय सीसीआईटी, ठीक है ना, एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल विच इज अप्रूव्ड बाय द सीसीआईटी फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, राइट। इन हॉस्पिटल्स में अगर एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर करता है तब तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं भी खर्चा करता है, राइट, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय तो वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अब आता है कि अगर आउटसाइड इंडिया, राइट, आउटसाइड इंडिया, यहां पर क्या हो जाएगा, खर्चा अगर वो खुद करता है या रियम्बर्स कर देता है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस कोई भी हो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अगर वो कोई खर्चा करता है एम्प्लॉयर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके अलावा सारा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है आउटसाइड इंडिया, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा किया जाता है एम्प्लॉयर इंकर्ड करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ट्रीटमेंट और स्टे का खर्चा हो जाएगा और एक ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाएगा। ट्रीटमेंट और स्टे का खर्चा एज पर आरबीआई की जो लिमिट होती है जितना आप एक्सचेंज ले जाना अलाउ होता है, राइट, एज पर आरबीआई लिमिट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, स्टे एक्सपेंसेस एक तो जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो प्लस वन अटेंडेंट, वो एक चीज ध्यान रखना, यही बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है घर के सारे फैमिली मेंबर को ले जाओ, नहीं, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है प्लस वन अटेंडेंट वो खर्चा, ट्रीटमेंट एंड स्टे एक्सपेंसेस, राइट, एज पर आरबीआई लिमिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जो आपका ट्रैवल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, वही जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है प्लस वन अटेंडेंट उनके लिए ट्रैवल एक्सपेंडिचर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इफ जीटीआई इज अप टू 2 लाख बिफोर क्लेमिंग सच एग्जेम्पशन, ठीक है ना, फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ जीटीआई इज 2 लाख, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना। जो जीटीआई है बिफोर क्लेमिंग दिस एग्जेम्पशन, अगर वो 2 लाख से ज़्यादा है तब तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आता है अगला पॉइंट, लीव ट्रैवल कंसेशन। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हमने क्या क्या देखा है, देखो हमने सैलरी हेड में अंदर क्या क्या देखा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण जो भी अमाउंट पे होता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। हमने उनको कंपोनेंट्स 8 कंपोनेंट्स में डिटरमाइन कर दिया, बाइफरकेट कर दिया था, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, राइट, परक्यूजिट्स और लीव ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या होता है, लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर जब भी हम देखेंगे तो लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर हम देखेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन, यहां पर हम क्या देखेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन में हम एक चीज देखेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन, राइट। यहां पर हमें क्या देखना है कि भाई अगर आपको बेनिफिट दिया जा रहा है लीव ट्रैवल कंसेशन में, मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर बोलता है जाओ विद इन इंडिया आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, राइट, 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आपको ये बेनिफिट दिया जाता है, राइट। तो 4 साल के ब्लॉक में अगर आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है, राइट, तो ये देखो आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को, आप आ गए, स्पाउस आ गया, आपके बच्चे आ गए और डिपेंडेंट पेरेंट्स और डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर, अगर वो डिपेंडेंट है तो यस कवर हो जाएंगे। चिल्ड्रन के केस में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर उनका जो बर्थ है वो 1/10/1998 के बाद में हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेट ऑफ पेरेंट्स पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लो पहला बच्चा सिंगल है और दूसरा क्या है, ट्विंस है, तो उसको सिंगल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बट पहला अगर बच्चा ट्विंस है और दूसरा सिंगल है तो आपको तीसरे पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 जो ट्विंस है उन पे ही बेनिफिट मिलना है। देखो पहला ट्विंस है, पहला ट्विंस है तो 2 बच्चे ऑलरेडी हैं आपके पास, और यहाँ पे ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों पे मिलता है। अगर 1/10/2098 में 1/10/1998 के बाद में बच्चे बॉर्न हो तो, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ट्विंस है तो 2 बच्चे हो गए, उसके बाद में अगर तीसरा अगर आपका एक बच्चा होता है तो थर्ड बच्चा काउंट किया जाएगा। लेकिन पहला अगर सिंगल है और दूसरा ट्विंस है तो उसे सिंगल ट्रीट किया जाएगा,
लॉजिक देखो कि किसको पता है यार कि ट्विंस होने वाला है या सिंगल होने वाला है, राइट? लॉजिक ये है, तो इसीलिए उस ट्विंस को सिंगल ट्रीट किया जाएगा, पहला सिंगल और दूसरा अगर जो चाइल्ड आपका होने वाला है वो ट्विंस होता है तो उसे सिंगल ट्रीट किया जाएगा, मतलब तीनों पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा कि आपको जो भी आपका एग्जेम्पशन आपको कितनी मिलेगी, लीव ट्रैवल कंसेशन में आपको जो बेनिफिट आपको जो दिया जा रहा है, बेनिफिट जो दिया जा रहा है उसमें आपको एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो उन्होंने बोला एक्चुअल एक्सपेंडिचर और लिमिट, व्हिच एवर इज लोअर, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लिमिट किस तरीके से निकाली जाएगी, देखो अगर आप एयर से जा रहे हो, अगर आप बाय एयर जा रहे हो तो इन्होंने बोला है इकोनॉमिक क्लास, एयर इंडिया का इकोनॉमिक क्लास का फेयर, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो करियर मतलब गवर्नमेंट जो फ्लाइट है वो कौन सी, एयर इंडिया है, तो इसीलिए इकोनॉमिक क्लास का एयर इंडिया का फेयर कंसिडर किया जाएगा फॉर शॉर्टेस्ट रूट। अगर आप बाई ट्रेन जाते हो, ठीक है ना, एयर का हमने देख लिया है, अगर आप बाई ट्रेन जाते हो तो उस क्लास में, उस केस में फर्स्ट क्लास एसी का फेयर, ठीक है ना। अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो तो शॉर्टेस्ट रूट फर्स्ट क्लास एसी का जो फेयर है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना, वो कंसिडर किया जाएगा। और एनी अदर, मतलब आप एयर से नहीं जा रहे हो, ट्रेन से नहीं जा रहे हो, बाय रोड जा रहे हो या एनी अदर मोड जा रहे हो, राइट, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि उस रोड पे ट्रेन चलती है क्या। अगर उस रोड पे ट्रेन चलती है तो यस फर्स्ट क्लास एसी का फेयर कंसिडर किया जाएगा, और अगर उस रोड पे ट्रेन नहीं चलती है तो फर्स्ट क्लास डिलक्स बस का फेयर कंसिडर्ड किया जाएगा। तो दिस इज द लिमिट, तो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और इसके अकॉर्डिंग लिमिट आप देख लोगे, विच एवर इज लोअर वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अबाउट एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर एंड करंट ब्लॉक इज 2018 टू 2021, जनवरी 2018 से दिसंबर 2021, ठीक है। If no concession availed in previous block, then the assessee can claim one additional exemption in first year of next block, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मेजरली हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेविटी नहीं है, ये ग्रेचुटी है, करेक्ट कर लेना इसे, ग्रेचुटी, ठीक है। ग्रेचुटी, पेंशन, लिव इनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और प्रोविडेंट फंड, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के केस में क्या होगा, अगर आपको ग्रेचुटी अमाउंट मिलती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, ये सारी चीजें अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है तो ये आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी, कितनी मिलेगी वो हम देखते हैं। और अगर मान लो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, सबके केस में बताऊंगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भाई साहब पूरी आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी, देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो टैक्सेबल हो जाएगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बट अगर आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जा रही है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हैं या नहीं। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। और अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलेगा, वो हमें समझना होगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर दोनों के लिए आप अलग अलग लिमिट याद करने चलेगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि चाहे आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो या नहीं कवर हो, आपको ध्यान तो यही रखना है, ठीक है ना। व्हिचएवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, दूसरा 20 लाख फॉर लाइफ टाइम। फॉर लाइफ टाइम मतलब क्या हो गया कि मान लो आप पहले और कहीं पहले आप कहीं जॉब करते थे, वहां पे आपको 7 लाख का बेनिफिट मिला है और अब आप 20 लाख और एक्सपेक्ट करो, नहीं 20 में से 7 आपको पहले मिल चुका है तो रिमेनिंग 13 लाख का आपको बेनिफिट और मिल सकता है, राइट। तो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख फॉर लाइफ टाइम, राइट, 20 लाख से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। और थर्ड इज द मेन इंपॉर्टेंट, कंप्लीटेड ईयर इनटू हाफ मंथ सैलरी, कंप्लीटेड ईयर इनटू हाफ मंथ सैलरी। देखो वापस बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी पे गेम होता है, ठीक है। बहुत आसान भी है, ऐसा कोई लोड वाला मामला नहीं है। देखो अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है ड्यूरिंग दी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट तब तो इग्नोर कर दो, ठीक है ना, तब तो इग्नोर कर दो, ठीक है, तब तो आप उसे इग्नोर कर दो क्योंकि वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, आपको एग्जेम्प्ट नहीं मिलेगी। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ, अगर आपको ड्यूरिंग द टर्म, इग्नोर नहीं करना है सॉरी, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है वो आपकी फुली टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, राइट, तो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3। पहला एक्चुअल ग्रेचुटी, ठीक है, दूसरा 20 लाख, तीसरा कंप्लीटेड ईयर इनटू हाफ मंथ सैलरी,
ठीक है। बट अब यहां पर जो डिफरेंशिएट होगा कि अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हो, या आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफर होगा। और जो कैलकुलेशन डिफरेंट होगा वो हर चीज के लिए नहीं होगा, ओनली फॉर दिस कंप्लीटेड ईयर इनटू हाफ मंथ सैलरी। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट को किस तरीके से देखना है, देखो अब अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो कंप्लीटेड ईयर यहां इन्होंने बोला है कि अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो 6 महीने से ज्यादा होते ही पूरा कंप्लीटेड ईयर का बेनिफिट आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो पूरा कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो कंप्लीटेड ईयर मींस कंप्लीटेड ईयर 11 साल 9 महीने, बताओ क्या होगा, 11 साल ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो 11 साल 9 महीनों को 12 साल माना जाएगा। पहला ये बेनिफिट हो गया। दूसरा हाफ मंथ सैलरी, देखो अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो 15/26 के हिसाब से हाफ मंथ सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो 15/30 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। देखो और यहां पर लास्ट मंथ सैलरी कंसीडर्ड किया जाएगा और यहां पर एवरेज 10 मंथ सैलरी कंसीडर किया जाएगा। इसको देखो मैं याद नहीं कराऊंगा, आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा, बट आपकी एक बार समझ में आ गया ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल जाओ, आप अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो वो आपको फायदा देना चाह रहे हैं। फायदा कहाँ देना चाह रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स में तो फायदा मिलेगा नहीं, इस पॉइंट में आपको फायदा देना चाह रहे हैं, कंप्लीटेड ईयर इनटू हाफ मंथ सैलरी। अब अगर मान लो 1, 2 और तीसरा पॉइंट, अगर तीसरा पॉइंट आपका ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, विच एवर इज लोअर, है ना। मान लो अगर मान लो पहला है 10 लाख, ये है 9 लाख, और अगर आपका मान लो ये 6 लाख आता है तो अच्छा है, या 8 लाख आता है वो अच्छा है, 8 लाख आता है वो अच्छा है, क्योंकि 8 लाख विच एवर इज लोअर, 6 मिलेगा तो 8, राइट। तो इस पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट में कन्वर्ट किया है कि अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो ये तीसरा पॉइंट आपका थोड़ा ज्यादा अमाउंट लाए, और अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो थोड़ी कम अमाउंट आएगी। तो यस, तो इस तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करना, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। कंप्लीटेड ईयर, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो कंप्लीटेड ईयर मतलब इन्होंने बोला है कि 6 महीने से ज्यादा होते ही उसे पूरा साल मान लिया जाएगा। और अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो कंप्लीटेड ईयर मींस कंप्लीटेड ईयर, मैंने यहाँ नोट में लिखा है, राइट। दूसरा हाफ मंथ सैलरी, अगर आप 15/26 निकालोगे, देखो इन्होंने लास्ट मंथ की सैलरी को कंसिडर किया है। बताओ आप जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो आपकी लास्ट मंथ की सैलरी ज्यादा होगी या उसके पहले वाले, ऑब्वियस है सर लास्ट मंथ की ज्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए उन्होंने लास्ट मंथ की सैलरी को कंसिडर किया है और वहां पर एवरेज ऑफ द 10 मंथ सैलरी कंसिडर किया है, राइट। और 15/26 ये होता है 0.5769, और अगर 15/30 होता है 0.5, तो जो लास्ट महीने की सैलरी है वो मल्टीप्लाई हो रही है 0.57 से इंस्टीड ऑफ 0.50। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो यस आपको फायदा मिल रहा है, लास्ट मंथ की सैलरी कंसिडर की जाएगी अपॉन 26 इंटू 15, तो हाफ मंथ की सैलरी निकल गई। और अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो एवरेज 10 मंथ सैलरी अपॉन 30 इंटू 15, राइट। अब अगला क्वेश्चन आता है सर लास्ट मंथ की सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे और एवरेज 10 मंथ की सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। देखो जो मैंने स्पेशल सैलरी के जो कंपोनेंट्स बताए थे वो तो कंसीडर्ड होंगे आपके अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते हो। तो अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हो तो बेसिक प्लस डीए ये यहाँ पर कंसीडर्ड किया जाएगा। जो स्पेशल सैलरी है वो ऑलमोस्ट सब जगह कंसीडर की जाएगी एक्सेप्ट 3 सिचुएशन। पहला पहला हमने क्या देखा था, स्पेशल सैलरी के अलावा हमने एक देखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी, वहां पर बेसिक सैलरी आ रहा है। फिर हमने देखा था आरएफए सैलरी, वहां पे कुछ और है, राइट। तीसरा अभी हम यहां देख रहे हैं ग्रेच्युटी के अंदर, ठीक है ना, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डी, ठीक है ना। इसके अलावा सब जगह सैलरी का मतलब स्पेशल सैलरी, जहां पर भी कैलकुलेशन आ रही है ना कि ये 20% सैलरी, आरएफए सैलरी, जैसे आर 3 चीजें अलग है, बाकी सैलरी का मतलब स्पेशल सैलरी कंसीडर किया जाएगा। स्पेशल सैलरी मतलब क्या हो गया, बेसिक प्लस डीए इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है ना। अभी और आगे भी आपको वही यूज आएगा हर जगह, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये तीनों चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। तो अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो कंप्लीटेड ईयर इनटू हाफ मंथ सैलरी, कंप्लीटेड ईयर में 6 महीने से ज्यादा होती है फुल मंथ कंसीडर किया जाएगा। 15/26 हाफ मंथ का निकालने के लिए इनटू लास्ट मंथ सैलरी, और सैलरी मतलब बेसिक प्लस डी, ठीक है। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो कंप्लीटेड ईयर मींस कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है ना। और
एवरेज 10 मंथ सैलरी, एवरेज 10 मंथ सैलरी। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जिस महीने आप रिटायर हुए हो उस महीने के पहले वाले 10 महीने की सैलरी, ये चीज ध्यान रखना। लेट्स अज्यूम आप जैन के अंदर रिटायर हुए तो दिसंबर तक के 10 महीने की सैलरी है ना, वो चीज ध्यान रखना। इंटू 15/30, और यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है। फिर आता है पेंशन। अब आपको अगर पेंशन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना, पेंशन अगर आपको रिसीव्ड हुआ है, पेंशन जनरली रिटायरमेंट के बाद आपको रिसीव्ड होता है, राइट। तो पेंशन अगर आपको रिसीव्ड होता है ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अगर रेगुलर बेसिस पे आपको पेंशन रिसीव्ड होता है तब तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको एक लमसम का ऑप्शन भी दिया जाता है, ठीक है ना, आपको लमसम का ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप चाहो तो अपना लमसम पेंशन भी ले सकते हो, तो उसे बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तब तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या उसे ग्रेच्युटी रिसीव हुई है क्या। यहाँ पर अब करेक्ट कर लेना, ग्रेच्युटी रिसीव्ड और ग्रेच्युटी नॉट रिसीव। अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तब तो टोटल 100% जो पेंशन है वो निकालो, उसका 1/3 वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर ग्रेच्युटी आपको रिसीव नहीं हुई है तो 100% पेंशन का 1/2 मतलब 50% आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या हो गया, टोटल पेंशन का 1/3 और यहाँ पर टोटल पेंशन का 1/2 आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो टोटल पेंशन, अब टोटल पेंशन कैसे निकाली जाएगी, लेट्स अज्यूम, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी एम्प्लॉय को बोला जाता है कि भाई आपको 50,000 रुपए का पेंशन मिलेगा, ठीक है। अब उसको बोला जाता है कि आप ऐसा करो, अगर आप चाहते हो, तो वो बोलता है ऐसा 15,000 तो मैं क्या करूंगा, रेगुलर लेता रहूंगा, और जो मेरा 35,000 वाला पोर्शन है वो मैं एक साथ लमसम ले लूंगा, और ये मेरा 70% पोर्शन जो बनेगा वो बनेगा मान लो 50 लाख रुपए, ठीक है ना, 50 लाख रुपए मेरा बनेगा। तो 50 लाख इज 70%, तो 100% कितना होगा, 50 लाख है 70%, तो 100% कितना हो गया, 71,42,857 रुपए, ठीक है ना, 71,42,857। तो 71,42,857 का 1/3 या 1/2 आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बोला ना 100% का 1/3 और 100% का 1/2, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो पेंशन में क्या हो गया, अगर अनकम्यूटेड है तो आपके पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर कम्यूटेड है मतलब लमसम अगर आपने ले लिया है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां देखा जाएगा कि ग्रेच्युटी रिसीव हुई है या ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई है। अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई है तो टोटल पेंशन का 1/2 आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देख लो, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम अ यूएनओ इज एग्जेम्प्ट, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द पेंशन फंड ऑफ द एलआईसी और अदर इंश्योरर, ये भी आपके एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और पेंशन टू द लीगल हायर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस, ठीक है। अब आता है लीव सैलरी फॉर अनअवेल्ड लीव्स, लीव सैलरी फॉर अनअवेल्ड लीव्स। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आपको अनअवेल्ड लीव्स के लिए अगर आपको लीव सैलरी दी जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा कितना नहीं होगा, वो हम देखते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अगर नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो विच एवर इज लोअर वो एग्जेम्प्ट होगी, तो वो हमें कंप्यूट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है अनअवेल्ड लीव्स, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए विच एवर इज लोअर, आउट ऑफ दीज फोर ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा 3 लाख रुपए, तीसरा 10 मंथ इंटू एवरेज 10 मंथ सैलरी, ठीक है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एवरेज 10 मंथ सैलरी इमीडिएट जिस दिन आप रिटायर हुए हो ना उसके जस्ट इमीडिएट पहले वाले दिन, ठीक है ना, मंथ नहीं बोल रहा हूं। जैसे मैंने ग्रेच्युटी में आपको क्या बताया था, जिस मंथ में आप रिटायर हुए हो उसके पहले वाले मंथ का एवरेज 10 मंथ्स लेंगे, बट यहाँ पर मान लो आप 16 तारीख को रिटायर हुए हो तो 15 तारीख तक का 10 मंथ्स का लेना है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब जिस दिन आप रिटायर हुए हो उस दिन की, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो और चौथा पॉइंट है अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज 10 मंथ्स। आपको यहाँ पर ये 4 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। एक्चुअल आपको कितना मिला है, दूसरा 3 लाख रुपए, तीसरा 10 मंथ इनटू एवरेज 10 मंथ सैलरी,
ठीक है ना। और चौथा अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज 10 मंथ सैलरी। अब यहाँ पे जो एवरेज 10 मंथ सैलरी निकालनी है, यहाँ पर वो स्पेशल सैलरी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, 3 जगह को छोड़ के बाकी सब जगह स्पेशल सैलरी ही कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर आपको ये सारे कंपोनेंट निकालने हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो अनअवेल्ड लीव्स निकालना और एक एवरेज 10 मंथ सैलरी निकालना। अनअवेल्ड लीव्स मतलब जो आपने यूटिलाइज नहीं की है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मान लो कंपनीज आपको जो भी छुट्टियां देती है, कंपनी मान लो आपको देती है साल की 42 छुट्टियां, ठीक है, कंपनी आपको कितनी देती है, साल की 42 छुट्टियां, तो आपकी टोटल छुट्टियां निकालनी है फॉर दी कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है, माइनस जो छुट्टियां आपने अवेल कर ली है वो लेस कर दो, तो रिमेनिंग जो बचेगी दैट इज अनअवेल्ड लीव्स। बट यहाँ पर अनअवेल्ड लीव्स के लिए जो एज पर इनकम टैक्स हमें क्या देखना पड़ेगा, कंपनी आपको कितनी छुट्टियां देती है, ठीक है ना, मान लो 42, बट मैक्सिमम 30 से ज्यादा आपको कंसीडर नहीं करनी है, राइट। देखो यहाँ पर एलिजिबल लीव्स, सबसे पहले अनअवेल्ड लीव्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल लीव्स निकालनी पड़ेगी और उसमें से अवेल्ड लीव्स को लेस कर दो। एलिजिबल लीव्स किस तरीके से कंप्यूट होगी, एज पर कंपनी पॉलिसी, बट मैक्सिमम 30 पर एनम। कंपनी आपको 42 देती है बट आपको 30 के हिसाब से कैलकुलेट करना है फॉर कंप्लीटेड ईयर, राइट। मान लो मैंने यहाँ पर बोला कि कंपनी 42 देती है बट मैक्सिमम आपको 30 पे जाना है, तो आपका 30 कंसीडर किया जाएगा। मान लो यहाँ पर कंपनी 22 देती है तो फिर 22 के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब 30 से ज़्यादा आप एलिजिबल लीव्स नहीं होगी पर एनम, ठीक है ना। तो 42 अगर कंपनी ने दिया है तो आप क्या बोलोगे, 30 इंटू 18 साल, मान लो कंप्लीटेड ईयर 18 है, कंप्लीटेड ईयर मान लो 18 साल 9 महीने है, तो कितना लोगे 18, कंप्लीटेड ईयर मीन्स कंप्लीटेड ईयर, ये यहाँ पर चीज ध्यान रखना, ये आपकी एलिजिबल लीव्स हो गई। और आपने कितनी अवेल्ड कर ली है ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट, आपने कितनी छुट्टियां ले ली है वो आप यहाँ पर लेस कर दो, रिमेनिंग जो बचेगी दैट इज अनअवेल्ड लीव्स, और यहाँ पर आप उसे क्या कर दो, नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब आता है एवरेज 10 मंथ सैलरी। अब एवरेज 10 मंथ सैलरी कैसे निकालना है, टोटल ऑफ 10 मंथ सैलरी जिस इमीडिएट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है ना। स्पेशल सैलरी ही सारे कंपोनेंट आएंगे, बेसिक, डीए और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, राइट। तो 10 महीने का सैलरी निकालो, टोटल करो, अपॉन 10 कर दो, तो आपका एवरेज 10 मंथ सैलरी निकल जाएगा इनटू अनअवेल्ड लीव्स, राइट। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो अब आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के केस में क्या हो जाएगा, अगर आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है तो जो आपको एग्जेम्प्ट होगा वो होगा विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, पहला एक्चुअल, दूसरा 5 लाख रुपए, तीसरा कंपनसेशन एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है ना। आपको एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कंपनसेशन कैलकुलेट करना है और इन तीनों में से जो कम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल 5 लाख और कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इंटू 15/26। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर यहाँ उन्होंने बोला है कि 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उसे 1 साल ट्रीट कर लिया जाएगा। चलो फिर आता है वीआरएस। वीआरएस में भी सेम है, एक्चुअल 5 लाख रुपए और लिमिट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, विच एवर इज हायर, ए और बी में से जो ज़्यादा हो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल 5 लाख और लिमिट में विच एवर इज हायर फ्रॉम ए एंड बी। ए में क्या होता है 3 महीना इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर, और बी में लास्ट मंथ सैलरी इनटू बैलेंस ऑफ रिटायरमेंट मंथ्स, ठीक है ना। सैलरी मींस स्पेशल सैलरी, 3 मंथ्स इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर, लास्ट, और दूसरा है लास्ट मंथ सैलरी इंटू बैलेंस ऑफ रिटायरमेंट मंथ। ये दोनों निकालो, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो यहाँ पे थर्ड पे आ जाएगा, और फिर इन तीनों में से जो कम हो वो कंसिडर कर लिया जाएगा। क्लियर। फिर आता है लास्ट प्रोविडेंट फंड। तो अभी हमने क्या देख लिया, ग्रेचुटी हमने देख लिया है, पेंशन देख लिया है, लिव इनकैशमेंट देख लिया है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वीआरएस देख लिया है, और हम देख रहे हैं प्रोविडेंट फंड, राइट। प्रोविडेंट फंड में देखो क्या होता है, आपको आइडिया होगा कि जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उतना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय को जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो तो आपका सैलरी का पार्ट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। जो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, राइट, वो जो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो टैक्सेबल कितना होगा, एग्जेम्प्ट कितना होगा, वो हमें यहाँ समझना है। क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो क्या है, आपका सैलरी है, सैलरी में से आप क्या बोल रहे हो, सर ये लो मेरा जमा करा दो आप, सिंपल है। देखो होता क्या है, पीएफ के अंदर आपका जो, आपको मान लो 2 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, तो 2 लाख रुपए में आप क्या बोलते हो, सर ये 2 लाख रुपए में से ना 50,000 रुपए मेरा पीएफ में जमा करा दो फ्यूचर के, ठीक है। तो दैट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब 2 लाख रुपए का तो ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है आपका, ठीक है, 2 लाख का तो आपका ट्रीटमेंट हो चुका है। अब क्या होता है, एज पर द पीएफ प्रोविजंस क्या होता है कि जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी करना होता है, तो उसका क्या टैक्सेबिलिटी होगा उसको हमें समझना है, राइट। तो एक होता है स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है,
राइट। फिर होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड मतलब जो प्रोविडेंट फंड के अकॉर्डिंग जो अप्रूव्ड है, सीसीआईटी के द्वारा अप्रूव्ड है, जहां पर आप डिपॉजिट करा सकते हो, राइट। और अनरिकॉग्नाइज्ड विच इज नॉट अप्रूव्ड, राइट। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों एंगल से हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड में करते हो तो एग्जेम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में करते हो तो 12% ऑफ बेसिक सैलरी, 12% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब स्पेशल सैलरी, ठीक है ना। 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी मीन्स स्पेशल सैलरी, ये चीज ध्यान रखना। 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी मतलब वही स्पेशल सैलरी, बेसिक डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ये कंप्यूट करो, उसका 12% निकालो, वहां तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तब तो टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा जब आप उसका एक साथ पैसा निकलेगा, ठीक है ना। दूसरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आपका ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, तो यहाँ पे भी टैक्सेबल होएगा, ये भी टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल रहेगा, राइट। फिर आता है डिडक्शन। ये एक बार देखो, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपका सैलरी हेड में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, वो आपका वहां तो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन आपको 80C में इसका बेनिफिट मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाती है। तो ये देखो स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन मिल जाएगी, यस मिल जाएगी। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन मिल जाएगी, यस मिल जाएगी। अनरिकॉग्नाइज फंड नो, कोई डिडक्शन नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप अनरिकॉग्नाइज फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो 80C में डिडक्शन नहीं मिलती। अप्रूव्ड फंड होना चाहिए, अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर देखो इस पर इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है। अब आपका फंड पड़ा है तो उस पर इंटरेस्ट तो क्रेडिट होगा ही ना, राइट। तो इंटरेस्ट अगर क्रेडिट होता है तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड में है तो, राइट। रिकॉग्नाइज में है तो जो 9.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो आप 12% कंट्रीब्यूट करते हो, राइट, 12% इंटरेस्ट देते हो उस फंड पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2.5% आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अप टू 9.5% तक का इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। और अनरिकॉग्नाइज फंड में जिस समय मिल रहा है उस समय तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, बट जब आप उसे एक साथ लमसम निकालोगे ना तब टैक्सेबल हो जाएगा। फिर लमसम, अब अगर आप स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है प्लस उसका इंटरेस्ट लमसम आप उसे निकाल रहे हो तो एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। अब यहां पर क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी जो आपका पैसा पड़ा हुआ है प्लस उसका इंटरेस्ट, जब आप उसे लमसम निकालते हो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करने पर, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब कंडीशंस क्या क्या हैं, देखो अगर आपने क्या किया, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज किया है तो आप उसको ट्रांसफर करवा लो, या मिनिमम 5 साल के लिए आपका फंड पड़ा है उसके बाद में आपने विड्रॉ किया है, यस तो चल सकता है, राइट। मतलब कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो, दीज आर द कंडीशंस, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो तब तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अब यहां पर क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखो जब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया था तब आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं हुआ था ना, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था, लेकिन जब आप निकालोगे वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपके लिए टैक्सेबल हुआ था, तो अब जब आप निकालोगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपके लिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले आप पे टैक्स लग चुका है, उस पर इंटरेस्ट आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब आता है लास्ट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब क्या होता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बदले आपको कुछ कंपनसेशन दिया गया है, राइट। आपसे एज ए कीमैन इंश्योरेंस आपको कोई अमाउंट रिसीव हुई है, या बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर सीजेशन आपको कुछ अमाउंट रिसीव होती है, तो दीज आर द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वो पूरा का पूरा आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमने सारे कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। बेसिक, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस। अलाउंसेस में हमने 4 अलाउंसेस देखे थे, एंटरटेनमेंट अलाउंस, HRA, स्पेशल अलाउंस और अदर अलाउंसेस, राइट। फिर हमने परक्यूजर्स देखा था, परक्यूजर्स के बाद में हमने देखा था लीव, ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, राइट। अब मैंने आपको बताया था सैलरी, जहां जहां पे भी हमें सैलरी का मतलब होता है, सिर्फ 3 केसेस को छोड़ के हर जगह स्पेशल सैलरी कंसिडर किया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में क्या होता है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ग्रेचुटी एक्ट में अगर आप कवर होते हो तो बेस सैलरी मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस DA। अगर आरएफए में था ना, आरएफए सैलरी, तो आरएफए सैलरी मतलब परक्यूजर्स के पहले जो जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो कंसिडर हो जाएंगे, बेसिक, बोनस, कमीशन और सारे टैक्सेबल अलाउंसेस एक्सेप्ट DA। DA में हमने देखा था एक पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, राइट, और ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स, ठीक है। नो परक्यूजर्स और रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब कोई भी परक्यूजर्स और रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ कंसिडर नहीं होता है। अदर्स में स्पेशल सैलरी मतलब
देखा ही था। अदर्स के केस में स्पेशल सैलरी, बेसिक प्लस डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। अच्छा, इसमें एक ग्रेड कंसेप्ट भी होता है जो जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में होता है। अब देखो यहाँ पर 10,000 रुपये पे आप मान लो 10,000 रुपये आपका जो ग्रेड है 10,000 रुपये है, 500 रुपये आपका ईयरली इंक्रीमेंट होगा। कब तक होगा? जब तक कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी सैलरी 12,000 रुपये हो जाएगी, आपका 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। कब तक होगा? जब तक आपकी सैलरी 20,000 रुपये नहीं हो जाती, राइट। तो इस ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, लेट्स अज्यूम आप 11,000 रुपये पे ज्वाइन होते हो, तो आपका हर साल 500 रुपये बढ़ेगा, 11,500। फिर वापस अगले साल 12,000 रुपये होगा। जैसे ही आप 12,000 होता है, आपका इंक्रीमेंट क्या होगा? 14,000 रुपये, राइट। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो, अब क्या होता है कि अगर मान लो 89 का रिलीफ, हमने आगे कहीं पढ़ा था कि 89 का रिलीफ, तो रिलीफ आपको कब मिलेगी? जैसे आपको कभी कोई सैलरी पेड हुई हो अरियर और एडवांस, राइट, या सैलरी फॉर मोर देन 12 मंथ्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और फैमिली पेंशन रिफंड अंडर सेक्शन 57 बीइंग पेड इन अरियर और ड्यू टू हिज टोटल इनकम इज असेस्ड एट अ हायर रेट, राइट। तो इन 4 केसेस में आपको रिलीफ अवेलेबल हो जाता है। अब रिलीफ आपको अवेलेबल होता है, तो रिलीफ की कंपटीशन किस तरीके से करनी है? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इन 5 स्टेप को यहाँ पर, इन 7 स्टेप को मैं फॉलो कर रहा है। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी। मान लो आपको क्या हुआ है कि इस बार आपको अरियर मिला है, ठीक है ना। मान लो प्रीवियस ईयर 20-21 में आपको प्रीवियस ईयर 15-16 का कोई अरियर रिसीव हुआ है, लेट्स अज्यूम, उसके तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये बोलता है कि जो भी आपको मान लो प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम है प्लस आपको जो अरियर रिसीव हुआ है, ये आ गई आपकी इनकम प्लस अरियर सैलरी, इन दोनों को कंबाइन करो और उस पर टैक्स कंप्यूट कर लो, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या बोलती है? टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द एडिशनल सैलरी, इस पर टैक्स कंप्यूट कर लो। और थर्ड स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ये निकाल लो। फिर ये क्या बोलता है कि ये जो अपना 15-16 की इनकम है, 15-16 की जो इनकम है, राइट, 15-16 की जो इनकम है जिस पर ये आपको आज जो एडिशनल सैलरी अरियर जो है ना, वो उस समय टैक्सेबल नहीं हुआ था। अगर वो टैक्सेबल हो जाता तो इस बार आपको टैक्सेबल होता ही नहीं, वो टैक्सेबल नहीं हुआ इसलिए टैक्सेबल हुआ है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है कि 15-16 का जो अरियर है, 15-16 का जो आपका नॉर्मल सैलरी है प्लस अरियर सैलरी, ठीक है ना, जो उस समय टैक्सेबल नहीं हुआ, अगर उसे उस समय टैक्सेबल करते तो कितना टैक्स बनता, ठीक है, और अगर उसे टैक्स नहीं किया तो कितना टैक्स बना, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो स्टेप रिलीव आपको क्या हो जाएगी? स्टेप 3 माइनस स्टेप 6, दिस विल बी योर रिलीव। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, राइट। चलो, तो मैं वापस से आपके लिए बोलता हूँ कि आराम से करिएगा, बहुत अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखें और इमीडिएट आपने ये चैप्टर कर लिया है, नोट्स डाउनलोड कर लो और इमीडिएट आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। थैंक यू।